हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से करोगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्चुअली डिस्कस द PYQ, दैट इज द पेपर ऑफ CA इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग जनवरी 2025 बेटा। की तरफ से इसका सजेस्टेड आंसर जो है आ चुका है और मैं आपके साथ सारे के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द इवन द केस स्टडीज, जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा 30 मार्क्स का एमसीक्यूज वाला पोर्शन, वो भी, और 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है जिसको चॉइस होती है, सारे क्वेश्चन अपने पास आराम से सारे के सारे डिस्कस करेंगे ताकि आप बच्चे जब अपने लेवल पे करते हैं और आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट आता है तो आप इस वीडियो के जरिए बेटा अपने पास में उस डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा कि आप लोगों के लिए जो भी रिवीजन वीडियोस है, सुपर रिवीजन, मैराथन वीडियोस फॉर योर क्विक रिवीजन, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक वो आपकी डिस्क्रिप्शन में यहीं पर गिवन है। कमेंट के अंदर मैंने अपनी तरफ से टीम को कह दिया कि उसको पिन करके रख देंगे, जिसको एक ही प्लेलिस्ट है जिसमें आपके पास में मैराथन वीडियोस है, 3 केस स्टडीज की वीडियोस आपके पास है, PYQ RTP की वीडियोस है जो भी रेलेवेंट, वो सारी उसी में डली हुई, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कभी भी कोई भी कंफ्यूजन इस सब्जेक्ट के अंदर नहीं आएगी। और मैं हमेशा यही चाहता हूं कि आप एक प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी करें ताकि आप लोगों को कभी भी, जैसे मैं बोलता हूं, कंफ्यूजन आए और आप अपने सब्जेक्ट को क्लियर करें विद आपके पास वंडरफुल मार्क्स। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने पास में। सो दिस इज जैन 2025 आपके पास में जो पेपर है मैं उसकी डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा पार्ट 1 हमारा एमसीक्यूज का है, जिसके अंदर पहली केस स्टडी दैट इज केस सिनेरियो नंबर 1 आपके पास में यहाँ पे मैं डिस्कस करने लगा हूं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ कहता है ऑन 1 अप्रैल 2019 ब्लैक लिमिटेड को एक गवर्नमेंट ग्रांट मिली। इसके लिए हम एक बार के लिए आइडिया ले रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन उसको देखते जाएंगे वो क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। तो ब्लैक लिमिटेड को गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 15 लाख रुपए की, 15 लाख की, फॉर एक्विजिशन ऑफ अ मशीन जिसकी कॉस्ट है 50 लाख। तो ग्रांट की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है एएस नंबर 12, ठीक है ना। ग्रांट को हमने क्रेडिट कर दिया था टू द कॉस्ट ऑफ मशीन, तो वो हमने अपने पास एसेट से कम कर दिया, ठीक है ना। मशीन की लाइफ जो है वो 10 साल और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो एंड ऑफ 10 इयर्स पे है 5 लाख रुपीस। तो ये भी उसने बता दी, लाइफ भी बता दी, रेजिडुअल वैल्यू बता दी, और डेप्शन का मेथड स्ट्रेट लाइन है। तो पहले वाला पैराग्राफ बहुत आसान है। कहते हैं क्योंकि कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, कंपनी को रिफंड करनी पड़ी सारी की सारी ग्रांट को 1 अप्रैल 2021 को। तो 2 सालों बाद ही रिफंड करना पड़ा, 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 21, तो 2 साल बाद रिफंड करना पड़ा। उसके 2 साल के बाद जाके 31 मार्च 23 को ब्लैक लिमिटेड को कुछ इंडिकेशंस भी आई ऑफ द इंपेयरमेंट ऑफ द मशीन। क्या बात है, एएस 12 के बाद सीधा उठा के एएस 28 पे ले गया। इंपेयरमेंट और रिकवरेबल अमाउंट जो है वो सर्टेन किया 28 लाख विद रिवाइज यूजफुल लाइफ 4 साल और नील रेशियो वैल्यू। तो ये इंपेयरमेंट कहा गया, एएस नंबर 28 भी घुसा दिया, ठीक है ना। फिर 1 अप्रैल 2014 को बेसिकली 1 साल के बाद कंपनी ने एक्सचेंज करा मशीन को और उसमें कैश दिया 2 लाख रुपए का, और एक नई मशीन जो वैल्यूड है वो कितने की, 18 लाख रुपए की है। तो यहाँ पर मैं एक्सचेंज का केस भी आगे, जो कि हम एएस नंबर 10 में अपने पास बात करते हैं पीपी के अंदर में, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें कुछ चीजों का आंसर करिए पहले 4 क्वेश्चन। तो अच्छी केस स्टडी, एएस नंबर 12, एएस नंबर 28, इवन एएस नंबर आपके पास में जो 10 वो भी कवर हो रहा है, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहला सवाल आपके पास क्या रखा है, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन एज ऑन 31 मार्च 21 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो 31 मार्च 21 को क्या कैरिंग अमाउंट होगा, 31 मार्च 21 मतलब 2 साल के बाद डेप्रिसिएशन वगैरह के बाद। तो बेटा इसमें क्या है, हमें बेसिकली पहले पैराग्राफ को ही देखना है। तो अगर मैं देखूं बेटा एसेट की जो सही कॉस्ट बनेगी वो कितनी आएगी, मैं यहीं पे सॉल्व करता रहता हूं। वो 50 लाख का था, 50 लाख में से 15 लाख की ग्रांट मिल गई तो आपका 35 लाख का आ गया, यस सर। अब जब मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा पर एनम तो वो कितनी आएगी, 35 लाख, और उसमें रेजिडुअल वैल्यू कितनी दी है, 5 लाख पहले पैराग्राफ में, और लाइफ कितनी है, 10 साल। तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 10, 3 लाख पर एनम आ गई। तो हमारा जो कैरिंग अमाउंट है, हमारा जो कैरिंग अमाउंट है बेटा वो कितना बनेगा सर, वो बनेगा 35 लाख का हमारा एसेट था, 3 लाख एक बार की डिडक्शन माइनस हुई, 3 लाख एक बार की, क्योंकि 31 मार्च 21 पूछा तो 2 साल की डिडक्शन लगी, 19, 20 और 20 की, तो 6 लाख माइनस होकर आ गया 29 लाख। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 29 लाख, जो कि आपके पास आता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। एक बार केस स्टडी के सारे के देख लेते हैं, फिर हम अपने पास आगे बात करेंगे, ठीक है ना। फिर आपको कहते हैं व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन द मशीन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। अब अगले साल की डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, प्लीज क्वेश्चन पे ध्यान दें, ठीक है ना। अब डेप्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना होता तो दिक्कत नहीं थी, पर केस नंबर यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 2 में बोला रिफंड करना पड़ गया था 1 अप्रैल 21 को। तो बेसिकली जब रिफंड करा बेटा
तो हमारे रिफंड करने की वजह से वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि AS12 क्या बोलता है, रिफंड जब करते हो जो ट्रीटमेंट मिलने भी थी उसका उल्टा, तो हम एसेट की ही वैल्यू बढ़ा देंगे। तो हमारे एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी रिवाइज वैल्यू रिफंड के बाद में, सर 29 लाख का था, रिफंड किया ग्रांट 15 लाख का, तो 44 लाख का हो गया एसेट की वैल्यू। तो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी अब इस साल की, तो डेप्रिसिएशन होगी 44 लाख का एसेट है, रेजिडुअल वैल्यू तो 5 लाख ही आपके पास में, ठीक है ना। और अब साल कितने बचे हैं सर, 8 साल बचे, क्योंकि 10 में से 2 निकल गए ना, तो 8 साल बचे हैं। तो 44 लाख माइनस 5 लाख, तो दैट इज 39 लाख डिवाइडेड बाय आपके पास बेटा हमारे पास 8, तो 487,500, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए वाला ही मैच करके 487,500 आ जाएगा, बाकी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो 487,500 आपके बन जाएगी क्या, डेप्रिसिएशन बन जाएगी, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारे पास में, ठीक है जी। भाई रिफंड में क्या होगा, एसेट की वैल्यू बढ़ाओगे, तो आज 29 का दिख रहा था, प्लस 15 करके 44, और डेप्शन निकालने के तो रेजिडुअल वैल्यू को कंसीडर करेंगे ना, लाइफ अब कितनी बची, 8 साल बची है, ठीक है ना। फिर अगली चीज क्या बोली उसने, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट ऑन पीएनएल ऑफ द कंपनी, तो इंपेयरमेंट का क्या होगा, तो अब AS 28 की बात आ गई। तो इस केस के अंदर में ध्यान से मेरी बात सुनते जाएंगे बेटा, जब हम इंपेयरमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए ये वाला पैराग्राफ है। अब इंपेयरमेंट कब हो रही है, 31 मार्च 23 को, 31 मार्च 23 का मतलब है रिफंड हुआ था 1 अप्रैल 21 को, तो 21, 22 और 22 से 2 साल बाद, तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी, कैरिंग अमाउंट, पहले क्या निकालनी पड़ेगी, कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है कि आज वो किताब में कितने का दिख रहा है, तो 31 मार्च 23 को वो किताबों में कितने का दिखेगा हमारा एसेट, तो बेटा हमारा एसेट दिख रहा होगा 31 मार्च 23 को वो था 44 लाख माइनस 487,500 की डेप्शन लगी, पर कितनी बार लगी, 2 बार लगी, 2 साल की लगेगी ना, तो उतनी वैल्यू उसकी किताब में दिख रही होगी। 44 लाख का था, 2 साल की डेप्शन लगी, पहले साल दूसरे साल, आपका 21 22 और 22 23, तो 487,500 इंटू 2 माइनस 44 लाख, तो 3425 का आपके पास में उसका क्या है, कैरिंग अमाउंट, CA, शॉर्ट में CA बोल देते कैरिंग अमाउंट, और उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया बेटा, 28 लाख। तो क्या हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो क्या हमारा एसेट ज्यादा पे दिख रहा है, यस, तो हमारा इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, कितने का, 3425 माइनस आपके पास जो 28 लाख उसने बोला, तो 6,25,000 का क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में इंपेयरमेंट लॉस। तो एंट्री हो जाएगी इंपेयरमेंट लॉस टू बेसिकली जो हमारे पास में मशीनरी है PP, और वो 625 हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, एसेट रिकवरेबल अमाउंट पे पहुंच जाएगा 28 लाख पे, और आने वाले सालों की डेप्शन फिर ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली वो भी चेंज हो जाएगी, तब तो लाइफ और रेजिडुअल भी चेंज करा, पर मेन है 625, और ये 625 कहाँ जाएगा, PL में जाएगा, कहाँ जाएगा, नॉर्मल कोर्स में PL में, हाँ वो तो रिवैल्यूएशन वगैरह करते तो बात अलग होती है, पर नॉर्मल कोर्स में PL में। तो 625 का इंपेयरमेंट लॉस जो है, इंपेयरमेंट लॉस 4 लाख का PL में जाएगा, गलत बात, इंपेयरमेंट लॉस 425 का जाएगा, नो, इंपेयरमेंट लॉस 625 का PL में जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी भी गलत है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया इंपेयरमेंट लॉस जो PL में जाएगा, ठीक है जी। देन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीन एज ऑन 1 अप्रैल 24, तो वो कहते हैं आप हमें ये बताइए, जब आप एक्सचेंज कर रहे हैं आप, तो उसके कुछ समय के बाद अब एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उस समय क्या प्रॉफिट लॉस होगा, तो वो भी देख लेते बेटा। अब हमारे पास में मुझे बताओ कैरिंग अमाउंट कितना आ गया, सर हमारा अब एसेट का कैरिंग अमाउंट पहुंच जाएगा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट 28 लाख, ये 28 लाख कौन सी डेट को है बेटा, 31 मार्च 23 को, जिस दिन आपने इंपेयरमेंट का किया, वैल्यू कम करी तो इतने पहुंच गया। अब आपने के पास 1 अप्रैल 24 को उसने बोला था, तो यानी कि अभी 23-24 की डेप्शन लगेगी। अब जो डेप्शन लगेगी मेरे प्यारे बच्चे, वो डेप्रिसिएशन के लिए उसने अब समय भी चेंज कर दिया, रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज कर दी, तो कह रहे रेजिडुअल वैल्यू 0 होगी थी, लाइफ 4 साल रहेगी, तो बहुत आसान हो गया। अब से मेरी जो डेप्रिसिएशन है, अब से मेरी जो डेप्शन है वो कितनी हो जाएगी, डेप्शन 23-24 की कितनी आ जाएगी, 28 लाख डिवाइडेड बाय 4, 7 लाख, और मेरा एसेट अब कितने का दिखेगा, 31 मार्च 24 को 28 माइनस 7, दैट इज 21 लाख का। तो आज जिस दिन हम एक्सचेंज करने जा रहे हैं उस दिन वो कितने का दिख रहा है बुक्स में, 21 लाख का। अब उसके बदले हमने क्या किया, उसके बदले हमने क्या किया, कहते हैं हमने एक्सचेंज करा मशीन को बाय पेइंग कैश ऑफ ₹2 लाख। एक तो हमने कैश दिया 2 लाख का, और हमारे पास मशीन आई कितने की, 18 लाख की, हमारे पास में मशीन आई कितने की, 18 लाख की। तो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, एक बात ध्यान से सुनना मेरे बात में बेटा, जो चीज जा रही है उसके बदले आपको क्या मिला, एक
और मशीन मिली वो 18 लाख की है और आपने नकद भी दिया, तो आपने दो चीजें दी, एक 2 लाख कैश दिया और एक मशीन दी जो किताबों में 21 लाख की दिख रही है, और आया कितने का? 18 का। अच्छा, 18 का आपको मिला और 2 लाख का आपने कैश दिया, तो इफेक्टिवली अगर मैं बोलूं बड़े सरल शब्दों में, क्या इफेक्टिवली आपकी जो मशीन दी गई है उसकी वैल्यू 16 लाख लगाई गई है? सोच के बताना, सोच के बताना, क्या उसकी वैल्यू फिर 16 लाख लगी? भाई इफेक्टिवली आपको कोई चीज मिली 18 लाख की, उसके बदले जो आपने दिया, एक तो नगद दिया 2 लाख, तो जो मशीन दी उसकी वैल्यू 16 लाख ही लगाई है ना। हाँ सर, उसकी वैल्यू हमने 16 लाख लगाई है। तो इफेक्टिवली यहां पर में क्या हो रहा है बेटा, हमारे पास में जो उसकी वैल्यू लगाई गई है, वैल्यू एग्रीड, वो कितनी लगाई गई है? 18 माइनस 2, 16 लाख। तो अगर मेरी किताब में वो 21 का दिख रहा है और 16 लाख उसकी वैल्यू लगाई गई है, तो मेरे पास लॉस हो गया बेटा 5 लाख का। मेरे पास एक्सचेंज के समय क्या हो गया? लॉस हो गया 5 लाख का। ठीक है ना, क्यों? कैश दिया गया है। हाँ, कैश मिलता फिर उल्टा हो जाता, थोड़ा फिर फर्क पड़ जाता। तो यहाँ पे कैश दे रहे हैं, मशीन भी दे रहे हैं, और हमें एक मशीन आई है 18 लाख की, तो हमें 18 लाख की आई। मतलब अगर आप बोलेंगे मेरे से अकाउंटिंग एंट्री डालने को, तो बेटा हमारी एंट्री होगी जो मशीन आ रही है, जो न्यू वाली है, वो कितने की? 18 लाख की। हमने कैश दिया कितने का? 2 लाख का। हमने जो मशीन दी है ओल्ड वाली, वो कितने की किताब में थी? 21 लाख की। इफेक्टिवली आपका क्या हो गया? लॉस। बैलेंसिंग फिगर कितने का? 5 लाख का। तो ये आ गया लॉस 5 लाख का। ठीक है ना, तो दिस इज अवर लॉस जो हमारा निकल के आया। तो अब यहां पर मैं देख लेते बेटा आंसर में, लॉस 5 लाख का, तो यहाँ पे लिखा है लॉस 8 लाख 9, लॉस 1 लाख 9, प्रॉफिट 1 लाख 9, लॉस 3 लाख। अरे कोई भी नहीं है, ऐसा भी होता है। हाँ ऐसा भी होता है भैया, हो रहा है तो मैं क्या करूं? नो करेक्ट ऑप्शन। तो सर हम आंसर में क्या लिखेंगे? बेटा यही लिखोगे, नो करेक्ट ऑप्शन। सर आईसीए ने भी यही लिखा है, देख लेते भाई, आईसीए के आंसर देख लेते। हमारे क्या क्या आंसर है? डी ए सी, नो करेक्ट ऑप्शन। मेरे आंसर डी ए सी, नो करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही। क्या कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसा जी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास केस स्टडी नंबर 1 हो जाएगी। अगली केस स्टडी चलते हैं केस सिनेरियो नंबर 2 पे। ठीक है ना, क्या कहता है? फॉलोइंग पर्टिकुलर दिए हुए बैलेंस शीट ऑफ चार लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 23, जिसके अंदर डेफर्ड टैक्स का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस ये दे रखा है, तो ये AS 22 से रिलेटेड होगी। कुछ ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करी गई है इस साल 23-24 में, तो वो ओपनिंग बैलेंस दे दी और इस साल की चीजें बता दी। डेप्रिसिएशन अकाउंट्स के हिसाब से कितनी है, डेप्शन टैक्स के हिसाब से कितनी है, ठीक है ना, वो बता दिया। वो टाइमिंग डिफरेंस है आपके पास में, बात आ जाएगी। इंटरेस्ट पेड किया अकाउंटेड इन द बुक्स ऑन एक्रूअल बेसिस 4.5 लाख, पर पे कब करा? इसे 15 मई को। ठीक है ना, एम्प्लॉयर पीएफ का कंट्रीब्यूशन भी एक्सपेंस डिसअलाउड फॉर टैक्स पर्पस था 22-23 में, बट अलाउ कब हुआ? 23-24 में, तो ये बता दिया। अनअमोर्टाइज कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी थे एज पर टैक्स रिकॉर्ड, तो ये भी आपके पास दे रहा है। तो आपके पास कुछ होगा डीटीएल, रिवर्सल, ये वो बातें करेंगे हम अभी। ठीक है ना, फिर डोनेशन भी आपको 70,000 की, इसका तो हमें सच में पता है क्या होता है। डोनेशन तो सर अलाउड ही नहीं होती है, तो परमानेंट डिफरेंस है। ठीक है ना, टैक्स का रेट है 20%, तो वो देखना है। कह रहा है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आंसर कर दो फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 5 to 8। सबसे पहले व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द डेफर्ड टैक्स एसेट ऑन 31 मार्च 24। तो बेटा हमें ये बताना है कि डीटीए की वैल्यू क्या होगी। तो अब उसके लिए हमें क्या जानना है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज है। सबसे पहले मुझे बताएंगे, जो हमारे पास में ये वाला केस आ रहा है, इसकी वजह से डेप्रिसिएशन टैक्स के हिसाब से ज्यादा है, तो 6 लाख है डिफरेंस। इस 6 लाख के डिफरेंस के ऊपर 20% बनेगा 1,20,000। ये क्या होगा सर? ये बनेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये बनेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से बेटा अगर डेप्शन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आज आप सरकार को टैक्स कम दे रहे हो, आने वाले सालों में ज्यादा दोगे ना। वही है, मतलब इसमें तो डिटेल ही बनता है, बाद में रिवर्सल हो जाता है, क्योंकि हमारा यही है ना, इनिशियली ईयर्स में टैक्स में डेप्शन ज्यादा है, तो डिटेल बनकर रिवर्सल हो रहा है। इंटरेस्ट पे कर दिया अकाउंटेड इन द बुक्स ऑन एक्रूअल बेसिस, तो किताबों में एक्रूअल के हिसाब से पेमेंट कर दी 15 मई को बेटा। इसकी मैं चर्चा कर लूंगा, सो डोंट वरी, इसकी मैं चर्चा कर लूंगा। अल्टीमेटली क्या है, एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन पहले डिसअलाउ हुआ था टैक्स में पिछले साल में, इस साल अलाउ कर दिया। तो पिछले साल डिसअलाउ हुआ, तो पिछले साल डिसअलाउ होने के पिछले साल ज्यादा टैक्स दे दिया है। अब इस साल अलाउ होगा तो इस साल टैक्स कम दोगे ना। जब इस साल टैक्स कम दोगे तो क्या बन जाएगा? रिवर्सल ऑफ डीटीए। 82,000 का 20%।
16,400, ठीक है जी। फिर आपके पास आता है अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। सो ये बेसिकली क्या है कि अकाउंट्स में तो डिडक्शन ले ली, टैक्स में अभी डिडक्शन नहीं ली, हौले हौले करके लेंगे। अनअमोर्टाइज्ड मतलब अभी नहीं ली। सेक्शन आते हैं ना आपके पास, सेक्शन 35 के अंदर अलग अलग चलते हैं, आपके पास 35D के अंदर आपके पास बात होती है, तो काइंड ऑफ अलग अलग सेक्शन जैसे आते हैं तो उसके अंदर में क्या बोलते हैं, वहां पे जैसे हौले हौले करके मान लो 5 सालों में डिडक्शन मिल रही है। अब यहाँ पे अकाउंट्स में ले ली, टैक्स में ले ली, टैक्स में हौले हौले करके लेंगे। आज अगर हमने अकाउंट्स में ले ली, टैक्स में ले ली, तो क्या आज हम जिस साल में ऐसा हुआ है तो उस साल में क्या टैक्स ज्यादा देंगे? यस। अगर इस साल टैक्स दे रहे हैं ज्यादा, आने वाले सालों में कम देंगे, तो क्या बन जाएगा? डीटी है। तो ये क्रिएशन ऑफ डीटी हो गया। 1,00,000 का 20%, 20,000। 1,00,000 का 20%, 20,000। अच्छा जी, ये डीटीए बनेगा। अच्छा जी, अगला क्या? डोनेशन। डोनेशन का तो कुछ नहीं होगा, परमानेंट डिफरेंस है। ठीक है, परमानेंट डिफरेंस है तो कुछ नहीं होगा, नो डीटी नो टीटीएल। अच्छा जी, अब एक पॉइंट रह गया थर्ड, इंटरेस्ट पेड अकाउंटेड इन बुक्स ऑन एक्रूअल बेसिस। बेटा इंटरेस्ट पे कर दिया किताब में एक्रूअल के हिसाब से, तो अकाउंट्स में तो डिडक्शन ले लिया एक्रूअल के हिसाब से। पेमेंट कब करी? 15 मई को। तो बेटा याद करो 43B अकाउंट्स के अंदर टैक्स की बात। हाँ, तो 43B क्या बोलते हैं? अगर डिडक्शन आपने मतलब अगर साल खत्म होने तक कुछ चीजों की डिडक्शन क्या मिलती है? पेमेंट बेस पे। तो आप कब तक पे कर सकते हो? सर रिटर्न फाइलिंग तक। रिटर्न के फाइल करने तक भी आपने पे कर दिया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी ना। 15 मई है तो वैसे हम यही मान रहे रिटर्न फाइल अब तक नहीं करी, बट ड्यू डेट होती है रिटर्न की। तो अल्टीमेटली हमारे पास में अगर किताबों में अकाउंट्स में भी ले ली डिडक्शन एक्रूवल पे, और टैक्स में भी मिल जाएगी क्योंकि पेमेंट कर दी रिटर्न फाइलिंग से, तो डिडक्शन जब दोनों जगह मिल गई तो टाइमिंग डिफरेंस नहीं है ना। नो टाइमिंग डिफरेंस, तो कोई डिटेल की बात ही नहीं होगी। अब हम अपने पास में चीजें कर सकते हैं, कंसीडरिंग कि उसने मुझे इस साल का नहीं, कंसीडरिंग उसने मुझे एज ऑन डेट बोला है। तो बेटा मेरा डीटीए 1/20 था ओपनिंग में। अब इसमें डीटीए आपका पॉइंट नंबर 4 में कम हुआ है, रिवर्सल हुआ है, और पॉइंट नंबर 5 में बढ़ा है, -16,400 है, प्लस 20,000 है, तो 123,600। ये हमारा डीटीए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। फिर पूछ रहे डीटीएल की वैल्यू क्या होगी 31 मार्च 24 को। तो ओपनिंग कितना है बेटा? ओपनिंग है 210, और हमारा डीटीएल 120 से इंक्रीज हुआ है, सो 210 है, और इस साल भी 120 से इंक्रीज हुआ है, तो 330 हो गया, 330 हो गया, ठीक है ना। फिर पूछ रहा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रिवर्सल ऑफ डीटीए ऑन 31 मार्च 24। रिवर्सल किस पे हो रहा था? रिवर्सल हो रहा था पॉइंट नंबर 4 पे। रिवर्सल हो रहा था पॉइंट नंबर 4 में, जिसमें रिवर्सल हो रहा था कितने का? 16,400 का। तो वो रिवर्सल हो रहा है 16,400 का, तो ये वाला है 16,400 का, ठीक है ना। और पूछ रहा परमानेंट डिफरेंस की आइटम कौन सी है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, डोनेशन। डोनेशन है बेटा, अनअमोर्टाइज्ड नहीं, वो नहीं है। तो डोनेशन इज योर बेसिकली परमानेंट डिफरेंस था। डोनेशन आपका परमानेंट डिफरेंस था, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो आंसर क्या बने? CB तो CB, ठीक है ना। यहां पर में ये हो जाता है। अगली केस स्टडी पे चलते हैं। अच्छा, अगला डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगला डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। तो क्या बोलता है? AB कॉन्ट्रैक्टर्स अंडरटेक्स अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 350 lakhs, ठीक है जी। तो ये A7 का आ गया बेसिकली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट की आपको दी गई है, मटेरियल खरीदा है, कुछ लेबर चार्जेस है, अनयूज मटेरियल है जो बचा रह गया। एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट कितनी लगेगी टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट बता दिया उसने। पेमेंट जो मिली है पार्ट पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कुछ पैसे जो मिल गए आपके पास में। मशीनरी यूज हुई है 4 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट में। ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की कितनी है बेटा? 210 लाख, और एक्सपेक्टेड लाइफ है 20 साल। कह रहा प्रॉफिट लॉस ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट बता दो। बेटा टोटल बोल रहा है कि 1 साल का मांग रहा है, टोटल में बात कर रहा है, कहीं 1 साल की बात नहीं करी। तो हमें क्या देखना है? टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, टोटल आपके पास में रेवेन्यू कितना है, उसका डिफरेंस पता चल जाएगा, प्रॉफिट लॉस। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है, मेन तो कॉस्ट है, तो हमारा 125 लाख का मटेरियल है, उसमें से पर 22 लाख का तो बच जाएगा, अनयूज है। तो क्या आ गया? लेबर का खर्चा कितना है? 95 लाख, वो आ गया एक। तो एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट भी लगनी है 115 लाख, वो भी आ गई। पेमेंट का कोई लेना देना इससे नहीं हो, तो कॉन्ट्रैक्ट आप पार्टी के साथ ना कितनी पेमेंट दे रहा है,
मशीन की आ जाएगी क्या, डेप्रिसिएशन। तो मशीन की डेप्रिसिएशन 210 लाख की है, 20 साल लाइफ है, पर यूज 4 साल के लिए होनी है। तो क्या हो जाएगा 210 इंटू 4/20। भाई हम तो प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन ही चार्ज करेंगे ना, 210 इंटू 4/20 42। तो ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो जाएगी 125 माइनस 22 प्लस 95 प्लस 115 प्लस 42, 355 लाख। और रेवेन्यू कितना है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है सर, 350 लाख। तो आपका लॉस आ गया कितने का, 5 का। तो ऑप्शन बन गया ए, लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख। ऑप्शन बन गया ए, लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख। ठीक है, चेक कर लेंगे। तो सीधा 5 लाख आपके पास आ जाएगा। यस सर, ऑप्शन इज ए। ठीक है जी। देन अगले पे चलते बेटा, अगले पे चलते हैं। कहता है एस लिमिटेड ने बोरो किए ₹25 लाख फ्रॉम एबीएन बैंक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। कहता है कंपनी ने कुछ अमाउंट बोरो किया बैंक से, ठीक है जी। इस पैसे को उन्होंने यूज किया फंड्स करने के लिए टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ के लिमिटेड। जो पैसा बोरो किया उससे इक्विटी शेयर खरीदे किसी और कंपनी के। के लिमिटेड इज इंप्लीमेंटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट इस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से। एस लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया 25 लाख। तो उन्होंने अल्टीमेटली वो जो लोन लिया पूरे के पूरे पैसे से ही शेयर खरीदे और उन्होंने आगे अपने बिजनेस में उसके प्रोजेक्ट के लिए। ईयर एंड पे जाके सिंस प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो डायरेक्टर्स ने कैपिटलाइज कर दिया इस इंटरेस्ट को 2 लाख का एंड ऐड कर दिया इसको अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल देखा देखा लग रहा होगा। कहाँ पे सर, AS16 बोरिंग कॉस्ट, वहां पे ऐसा केस कराया था। भाई हमने लोन लिया, लोन लेके मैंने प्रोजेक्ट में डाले पैसे कि मैंने किसी और के शेयर खरीदे। भाई मैंने शेयर खरीदे, मेरे लिए तो भाई इन्वेस्टमेंट है, उसने आगे प्रोजेक्ट में किया। तो मेरी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में क्या ऐड होगा, क्या है इन्वेस्टमेंट इज अ क्वालिफाइंग एसेट, नो। उसे बनने में समय थोड़ा लग रहा है, सब्सटेंशियल पीरियड। और AS13 भी क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में क्या ऐड करोगे, जो खरीदने का खर्चा है, ब्रोकरेज वगैरह है, स्टैम्प ड्यूटी है वो। तो इंटरेस्ट ऐड नहीं होता इनमें बिकॉज वो आपका क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की 24 लाख है हमारे पास में, उसने बोला। तो मेरा सिंपल सा सवाल उठ गया बेटा, क्या ये 25 लाख के ऊपर जो ब्याज बनेगा 2 लाख का, क्या वो ऐड होगा, नहीं, वो सीधा पीएल में जाएगा क्योंकि वो क्वालिफाइंग एसेट आपके पास में नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एज पर एस नंबर 16। इंटरेस्ट पेड एक एक्विजिशन चार्ज है, डायरेक्टर जो है उन्होंने सही किया बिल्कुल ऐड करके, बिल्कुल गलत। कहां से वो आपके पास में जो आपका क्वालिफाइंग एसेट के अंदर आएगा और वो कहां से आपके पास एक्विजिशन चार्ज है बेटा। सिंस प्रोजेक्ट एक क्वालिफाइंग एसेट है तो डायरेक्टर्स ने करेक्टली ऐड किया उसको, बिल्कुल गलत। हो सकता है प्रोजेक्ट क्वालिफाइंग एसेट हो तो वो कंपनी ने अगर कोई लोन लेके प्रोजेक्ट का पैसा डाला है तो वो अपने पास प्रोजेक्ट की कॉस्ट में ऐड करेंगे ना। हमारी किताब में तो बेटा वो इन्वेस्टमेंट है ना, तो हम कैसे कर देंगे, ठीक है। फिर एस लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया इन द इक्विटी शेयर, जो अपने आप में क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। Therefore, directors are wrong to add the interest in the cost of investment. Rather, it should be charged to PL. बिल्कुल सही बात, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो वो अल्टीमेटली उन्होंने गलत किया, उसे पीएल में भेजना, बिल्कुल सही बात है। अगला कहता है सिंस प्रोजेक्ट क्वालिफाइंग एसेट है तो डायरेक्टर शुड कैपिटलाइज द इंटरेस्ट टू द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रादर देन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अरे क्या क्या बातें बोली जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा देते कई बार। तो ऐसे ऐसे लिखते खुद से विश्वास हो जाता, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर नंबर सी बनेगा, तो वो अल्टीमेटली नहीं होगा, बड़े आसान सा था, ठीक है ना, सी आ गया। अगला देखते हैं बेटा, अगला हमारे पास अगली केस स्टडी आ रही है। फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट दे रहा है आपको फ्रॉम द नेक्स्ट पेज लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। रुपीज में वैल्यू है, कैश का बैलेंस ओपनिंग दे दिया, फिर आपको ये रिसीट दे रहा है, कैश सेल ट्रेड रिसील मतलब डेटर से पैसा मिला, रेंट मिला फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स का रिफंड, लोन फ्रॉम बैंक, इशू ऑफ शेयर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर कुछ आउटफ्लोज दे रहा है बेटा, खर्चे दे दिए आपके पास सारे के सारे, भी देखते क्या क्या कह रहा है। पेमेंट फॉर ओवरहेड और गुडविल आपको 31 मार्च का क्लोजिंग दी जाए, तो ओपनिंग प्लस कितना पैसा मिला, कितना गया क्लोजिंग, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आंसर करने को कह रहे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ऑब्वियसली बात है बेटा, क्वेश्चन किसका, कैश का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपका AS3 का आ गया क्वेश्चन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटीज को डिवाइड करना पड़ेगा ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में। ये तो ओपनिंग बैलेंस ही है, इसका तो किसी एक्टिविटी से लेना देना नहीं है। कैश सेल्स क्या है, ऑपरेटिंग, ट्रेड रिसीवेबल क्या है, ऑपरेटिंग, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बेटा इन्वेस्टिंग, इनकम टैक्स का रिफंड ऑपरेटिंग, लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंसिंग, शेयर इशू करे फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट बेची इन्वेस्टिंग, ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर को दिया ऑपरेटिंग, ऑफिस सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग, ट्रेड कमीशन ऑपरेटिंग, अंडरराइटिंग कमीशन फाइनेंसिंग क्योंकि वो शेयर इशू करने पे आता है, रिडम्पशन ऑफ रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग, ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ रहा है तो इन्वेस्टिंग हो गया,
इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग का ब्याज दे रहे फाइनेंसिंग क्योंकि लोन के ऊपर का है, ठीक है ना। ओवरहेड्स की पेमेंट करी ऑपरेटिंग, गुडविल आपके पास इन्वेस्टिंग, ठीक है ना, सिंपल है। अब आपसे ऑपरेटिंग बोल रहा है तो ऑपरेटिंग वाली सिर्फ चीजें देख लो बेटा, कैलकुलेटर पे ऐड करते चले, यस सर 1556 मेरे साथ साथ करते चलो, प्लस 740 मैं इस पे करता जाऊंगा, प्लस 25,000। अब यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं बनाना ना, सीधा ऐड करो, वो तो इनकम टैक्स रिफंड के लास्ट में दिखाते हो, ठीक है ना। ये बना 2321 माइनस 1916 माइनस 120 माइनस 40,500 और माइनस 46,000, 154,500 दैट इज बी, 154,500। अच्छा जी, अगला पूछ रहा है व्हाट विल द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग की बारी आ गई, तो इन्वेस्टिंग के लिए चार्टिंग से शुरू कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग में क्या है, सबसे पहले 64,000 आया, इन्वेस्टमेंट बेची 49,500, वो भी पैसा आया, वो भी ऐड हो गया, माइनस कितना हुआ 9200 का हुआ, माइनस 9200 हुआ, और माइनस 50,000 हुआ, 54,300, तो ऑप्शन इज ए, ठीक है ना। व्हाट विल द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग की बारी आ गई, तो फाइनेंसिंग में क्या क्या है, 5 लाख प्लस 2.5 लाख माइनस, एक एक करके करते चलो, माइनस 25,000 माइनस 8 लाख माइनस 85,600, हाँ जी, तो माइनस 85,600 आ रहा है, और माइनस 16600 आ रहा है, 16600, क्योंकि जैसे आप करेंगे अपने पास में मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, माइनस 16600 आ रहा है, 5 लाख प्लस 2.5 लाख माइनस 25,000 माइनस 8 लाख, हाँ 85,600 माइनस हो रहा है 75,000 माइनस, तो 16600 हो गया, 16600 आ गया बेटा, यस। और फिर वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड कैश फ्लो आइटम फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग कौन सी थी, अंडरराइटिंग कमीशन तो फाइनेंसिंग थी, क्रेडिट कमीशन ऑपरेटिंग थी, गुडविल इज इन्वेस्टिंग, और इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म बोरिंग भी फाइनेंसिंग था, ठीक है ना। तो सिंपल आ गया, ये आपके पास में चीज हो जाती है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या बने, बी ए डी सी, बी ए डी सी, ठीक है जी। और लास्ट वन एक और है बेटा आपके पास में, दैट इज देख लेते हैं अभी, कहता है ग्लो लिमिटेड ने एक लोन लिया 5 लाख रुपीज का जून 2023 में, ठीक है जी। कहता है लोन को रीपे करना है 10 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर से, डिटरमिन हाउ द लोन विल बी क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 24 एज पर शेड्यूल 3 टू द कंपनी सेट। जैसा हम बहुत बार सीखते हैं, सिंपल सी बात करते हैं, 5 लाख का लोन है, 10 इंस्टॉलमेंट्स है, आधे आधे साल बाद इक्वल, तो 50,000 की होगी। आपने पहली पे कर दी बेटा दिसंबर में, तो 50 की पे करके अब 31 मार्च 24 को कितना बैलेंस होगा, सर 50 पे कर दिया अगर हमने दिसंबर में, तो 31 मार्च 24 को हमारा लोन कितने का दिखेगा, 4.5 लाख का। अब उसमें से अगले नेक्स्ट 1 ईयर में कितना देना है, सर हमने एक देंगे जून में इंस्टॉलमेंट और एक देंगे दिसंबर में, 50 और 50, भाई सिंपल सी बात है, आधे आधे साल बाद है, तो एक साल में तो 2 इंस्टॉलमेंट होगी ना, तो एक साल 1 लाख क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग, और जो 1 साल के बाद देनी है वो कितनी देनी है, बाकी बची हुई विच इज 3.5 लाख, तो वो क्या हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्लासिफिकेशन तो यही है, यही हमने सीखा हुआ अपने पास में, ईयर एंड तक एक इंस्टॉलमेंट जा चुकी है, ठीक है ना, तो वो तो बचा हुआ बैलेंस है। अब हमारा उसमें से कितना अगले 1 साल में देना है वो आपका शॉर्ट टर्म होगा, जो 1 साल के बाद है लॉन्ग टर्म होगा। तो यहाँ पे 3.5 लाख जो है वो शो कर रहे हैं अंडर हेड लॉन्ग टर्म बोरिंग, और 1 लाख शो करना है अंडर हेड शॉर्ट टर्म बोरिंग, बिल्कुल सही है, यही आ रहा है। 3.5 लाख लॉन्ग टर्म में है, 75,000 शॉर्ट टर्म में, 25,000 अदर करंट लायबिलिटी में, क्या हो गया 4.5 लाख सारे के सारे लॉन्ग टर्म में, गलत, क्योंकि अगले 1 साल में जो देना है वो शॉर्ट टर्म है। 3.5 लाख लॉन्ग टर्म में और 1 लाख आपका अदर करंट लायबिलिटी में, नहीं वो आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग में जाता है। कहाँ जाता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग में। जितनी इंस्टॉलमेंट लॉन्ग टर्म बोरिंग की अगले 1 साल में देनी है वो कहाँ दिखती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग में ही दिखती है, ठीक है ना। तो आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए, बिल्कुल सही है, आंसर विल बी ए, ठीक है ना। नाउ विद दिस आपके जो एमसीक्यू केस सिनेरियोस थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बेटा डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो पोर्शन है, ठीक है ना। तो उसके अंदर में आपका कैसे रहता है कि जैसे 14 नंबर के क्वेश्चन होते हैं विद डिवीजन, ऑब्वियसली क्वेश्चन 1 आपका बोला गया कंपलसरी है, ठीक है जी, और आंसर करने एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। इसमें से पहला कंपलसरी होता है, बाकी 5 में 4 करने होते हैं, तो ओवरऑल चॉइस होती है, ठीक है ना।
तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट आपके पास कह रहे हैं इंफॉर्मेशन दे रहा है कंपनी के बारे में, इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2024। तो उसने आपको डाटा दे रहा है 31 मार्च 24 के एंड का, ठीक है जी, जिसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया आपको 3120, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग दे रहा है 10 रुपए के हिसाब से 8 लाख है। एवरेज फेयर वैल्यू 1 इक्विटी शेयर की इस साल की दे दी 25 रुपए। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन कितने हैं वो बता दिया 23-24 के। एक्साइज प्राइस बता दिया शेयर्स का अंडर ऑप्शन कितना है। कुछ डिबेंचर भी 100 ईच के, हर डिबेंचर कन्वर्टेबल है 4 इक्विटी शेयर्स में और टैक्स का रेट दिया है। कह रहा है कंपनी ने इश्यू किया था 1 इक्विटी शेयर बोनस के तौर पे फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अक्टूबर 23। एक्चुअली कंपनी ने बोनस दिया था साल के दौरान में, तो बोनस हो चुका है 1 for 5 के हिसाब से 1 अक्टूबर को। और फर्दर उन्होंने इश्यू किए थे 2 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले 1 जनवरी 24 को। कहता फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। हमसे क्या मांग रहे हैं, हमसे कह रहा है बताओ बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस बता दीजिए 31 मार्च 24 का राउंड ऑफ कर दीजिए। तो क्वेश्चन 5 नंबर का पर समय थोड़ा ज्यादा लेता है, AS20 का क्वेश्चन आ गया आपके पास में। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे बच्चा स्टार्टिंग में ही गलती कर देता है। अगर मैं आपसे पूछूं बेसिक ईपीएस तो बच्चा जल्दबाजी में क्या बोलेगा 3120 डिवाइड बाई 8 लाख, वहीं आपके नंबर गए। बेसिक गलत है, डाइल्यूटेड तो भूल ही जाओ, वही नंबर गए। बेटा ये शेयर आपके 31 मार्च 24 को दे, और यहाँ उसने कुछ राम कहानी सुनाई थी। ये शेयर ऐसे नहीं बने, हमारे कुछ शेयर तो ओपनिंग से थे। मैं सिंपल सी बात करूं, ठीक है ना, कुछ आपने बोनस के दिए और कुछ आपने फिर उसके बाद में इशू भी किए फ्रेश। जो इशू किए वो हमने करे 1 जनवरी को, वो कितने करे 2 लाख शेयर। तो टोटल में जाके 31 मार्च 24 को हो रही है ना 8 लाख शेयर। हमारे लिए बोनस के लिए डेट रेलिवेंट नहीं है, और जो नए इशू किए 1 जनवरी 24 को उनके लिए तो डेट रेलिवेंट है। उन 2 लाख पे उन पे तुम ना 2 लाख एज इट इज ले लोगे, तो हमें अब रिवर्स जाना है। 8 लाख ईयर एंड पे अगर है टोटल में, और 2 लाख 1 जनवरी को किए थे, तो बताओ बोनस के बाद कितने हो गए 6 लाख। मतलब उस 2 लाख ऐड करने के बाद अगर 8 लाख दे रहा है, तो बेसिकली 8 में से दोगे तो वो 6 लाख थे ना। बोनस बोनस कब दिया था 1 अक्टूबर को ना। तो अब सवाल उठता है वो स्कीम क्या थी, 1 फॉर एवरी 5, 1 फॉर, यानी कि हर 5 के बदले 1 शेयर, हर 5 के बदले 1 शेयर। तो यानी कि अगर 5 शेयर थे तो 1 शेयर मिला के टोटल कितना हो गया 6 शेयर। तो यानी कि 6 लाख कैसे डिवाइड होगा, ये 6 लाख डिवाइड होगा 5 लाख, यानी कि पहले शेयर थे और 1 लाख आपके ये शेयर थे। वैसे नहीं भी निकालोगे चलेगा, क्यों, क्योंकि डेट रेलिवेंट नहीं है। बोनस के लिए मेरे को 1 अक्टूबर से फर्क नहीं पड़ता, 6 लाख विल भी 6 लाख, बट फिर भी आपको अगर पता करना है तो 5 लाख एक्चुअल शेयर थे, 1 लाख का बोनस हुआ 6 लाख हुए, 2 लाख नहीं ऐड करे तो 8 लाख हो गए। अब जब हम अपने पास निकालेंगे वेटेड एवरेज शेयर बेसिक ईपीएस के लिए, तो 5 लाख और 1 लाख पे तो 12/12 ही होना है पूरे साल, क्योंकि बोनस के लिए डेट। हाँ, जो नए 2 लाख दिए उनके लिए डेट रेलिवेंट है। तो जो ये 6 लाख शेयर है इन पे तो 12/12 ही हो रहा है, पर जो 2 लाख शेयर है वो 1 जनवरी को करे तो उनपे 3/12 हो रहा है। तो 2 लाख इंटू 3/12 बेटा 450,000 और 6 लाख, तो हमारे टोटल शेयर कितने हो जाएंगे 6.5 लाख। टोटल शेयर कितने हो गए आउटस्टैंडिंग 6.5 लाख, जो वेटेड एवरेज है। और हमारा प्रॉफिट कितना है 3120। अभी तो बेसिक ईपीएस है, तो मैं आपके पास में क्या करता हूं, ये देखेंगे आप, तो हमारे 8 लाख थे, 2 माइनस होके 6 लाख आया, 1 लाख बोनस है तो ये 5 लाख हो गया। और वेटेड एवरेज के लिए इसके लिए दोनों के लिए डेट रेलिवेंट नहीं है यहाँ तो, और इसके लिए है रेलिवेंट 3/12 50, तो ये हो गया टोटल 6.5 लाख। तो आपका बेसिक ईपीएस जो आएगा वो ये रहा 3120 6.5 लाख, तो 4.80 आ गया डिवाइड करके, ठीक है ना। दिस इज आवर बेसिक ईपीएस। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स बेटा डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस में अब 2 आपके पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है, एक जो ईसॉप वाले आ रहे हैं और एक कन्वर्टिबल डिवेंचर है। अब अगर मैं सिंपल बात करूं, जब 1 से ज्यादा होते हैं तो आप रैंकिंग कर लेते हो। यहाँ इन्होंने रैंकिंग करके नहीं कहा, पर एक ऑटोमेटिक है। अगर आप रैंकिंग करोगे तो इंक्रीमेंटल चलते हैं। जब हम इंक्रीमेंटल चलते हैं तो बोलते हैं जो कम है वैल्यू जिसकी इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंट होता है, अर्निंग्स पे कितना फर्क पड़ेगा डिवाइड बाय शेयर्स पे। तो बेटा ईसॉप के केस में अर्निंग्स पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर में 0 है, मतलब इंक्रीमेंटल में अर्निंग्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू 0 है। तो जब वो 0 ही है तो पहले उसी को ऐड कर देंगे। अब उसके अंदर में न्यूमरेटर में अर्निंग्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, पर डिनोमिनेटर में फर्क पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में कितने लोग हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर, सर पोटेंशियल इक्विटी शेयर हम लेते हैं 80,000 टोटल है, 25 और 20 है ना, तो जितने का कंसेशन दिया। द अदर वे इज आप सीधा भी निकाल सकते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर 80,000 इंटू, क्योंकि 20 रुपए तो आ ही जाने, तो कितना ऐसा हिस्सा है जिसके बदले के अल्टीमेटली पैसे नहीं आएंगे पर शेयर दे रहे हो।
ऐसे नहीं आएंगे, बट शेयर 0, तो दैट इज 5/25, दैट इज 16,000। या 80 में से आप 64 माइनस कर दीजिए 20/25, तो 64 माइनस करोगे तो भी कितना ही आएगा, 16,000 आ जाएगा। तो अब न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिनोमिनेटर पड़ रहा है। तो आपके पास में क्या होगा, 31,20,000, तो 31,20,000 ही है, ठीक है जी। ये आपके 6.5 लाख थे और ये 16,000 आपके ऐड हो गए, तो ये इतना बन गया, 16,000 ऐड करके 666। तो ये आपका एक बार पहले वाला डाइल्यूटेड ईपीएस आ गया। अभी तो मैं एक्चुअल बताएंगे, पर ये पहले ईसॉप वाले को लेके किया। न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं, डिनोमिनेटर में 16,000 ऐड होगा तो ये आ गया, ठीक है। अब बात होती है डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स के बारे में बेटा जो उसने मुझे बात बोली, डिबेंचर्स का बोला 12% डिबेंचर से 100 ईच के 30 लाख रुपए के, हर डिबेंचर कन्वर्ट होगा 4 शेयर्स में, टैक्स का रेट है 30%। तो न्यूमरेटर में क्या ऐड करते हैं सर, इंटरेस्ट का खर्चा, क्योंकि अगर हम वो डिबेंचर होल्डर्स को शेयर दे देते तो कितने से प्रॉफिट बढ़ता सर, इंटरेस्ट का खर्चा नेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट का खर्चा नेट ऑफ, तो 30 लाख पे 12% पर 30% सेविंग के बाद, तो आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व किया होगा, ये रहा 30 लाख का 12%, 1 माइनस 0.3, तो इतने से प्रॉफिट बढ़ेगा। और शेयर्स कितने से बढ़ेंगे बेटा डिनोमिनेटर में, ये 30,000 हो गए ना नंबर ऑफ डिबेंचर्स 100 रुपए के हिसाब से, क्योंकि हर के बदले 4, तो 30,000 इंटू 4, 30,000 इंटू 4 बेसिकली 120, तो इतने से क्या होगा आपके पास में शेयर बढ़ जाएंगे। तो विद दिस 252 और 120 आपका ऐड हो जाएगा, तो ये आपका ऐड होके वैल्यूज आ गई, और ये आपका डाइल्यूटेड है। सिंस अभी गिर ही रहा है तो डाइल्यूटेड ही है, तो आपका करेक्ट आंसर ही है, मतलब जो डिस्क्लोज होगा दिखाया जाएगा 4.29 दिखाएगा। हाँ अगर ये बढ़ता है तो उसे एंटी डाइल्यूटिव बोल देते हैं, तो हम लोएस्ट लेते हैं, ठीक है ना। जनरली बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं था, थोड़ा बड़ा था, 7 का होना चाहिए था। कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं और ये तो कंपलसरी में था। मेरा बात समझो कि अल्टीमेटली क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर दिक्कत नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं फिर प्रॉब्लम है। अलग अलग हमने सारी चीजें कर रखी है बेटा, ठीक है ना। देन मूविंग टुवर्ड्स बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जे लिमिटेड ने अवेल करा इक्विपमेंट लीज पे S19 का आ गया फ्रॉम के लिमिटेड, कंडीशन दे रहा लीज टर्म की, तो लीज का आपके पास आ रहा है। लीज स्टार्ट कब से हो रही है, कहता है जी लीज आपके पास में, हमसे तो सवाल पूछ रहा है कि क्या ये ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस है, 2 डिटर्मिनिस्टिक पैरामीटर के हिसाब से बता दो, और अनफाइनेंसिंग वैसे तो कोई भी एक फुलफिल हो जाए तो वो हो जाता है, पर यहाँ बोल रहे हैं 2 बता देना, तुम्हारी कुछ 5 कंडीशन है ना, 5 में से कोई भी एक फुलफिल हो जाए तो वो क्या बन जाती है, फाइनेंस लीज, ठीक है ना। और अनफाइनेंसिंग का पूछ रहा है, कह रहा लीज स्टार्ट कब से हुई है, 1 अप्रैल 20 से 4 साल की, और यूजफुल लाइफ 6 साल है, दोनों कॉस्ट और फेयर वैल्यू 1250 है। इक्विपमेंट वापस चला जाएगा लेसर को ऑन दी टर्मिनेशन, मतलब उसके पास नहीं रहेगा, लेसर वापस आ जाएगा। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 1,20,000 है एंड में जाके, अमाउंट 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होगा हर साल के एंड में, अमाउंट नहीं बता रहा। कंसीडर IRR 8% है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 8% की, इंडिविजुअली चौथे साल की इतनी है, और एन्युटी कितना है चारों सालों का बेटा 3.312, विच से आसान हो जाता है। अब सबसे पहले मैं एनुअल लीज रेंट निकाल लूं, यस सर, तो इसमें करने का आसान तरीका होता है कि हम ये बोलते हैं लेट एनुअल लीज रेंट भी x, तो अगर एनुअल लीज रेंट x है तो बेटा हमारा सिंपल इक्वेशन बनती है 3.312x प्लस जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 1,20,000 इंटू 0.735, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, एसेट की जो वैल्यू दे रखी है कॉस्ट ऑब्लिक फेयर वैल्यू 12.5 लाख, इससे हमारा लीज रेंटल आ जाएगा, क्योंकि लीज रेंटल जो निकाला जा रहा है वो बेसिकली जो आपके पास पार्टी है, ठीक है जी, लेसर जो है वो किस प्रकार से रख रहा है, वो हिसाब से रख रहा है कि जो रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू है प्लस जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू है वो अल्टीमेटली किसके बराबर है, एसेट की कॉस्ट ऑब्लिक फेयर वैल्यू। तो 1,20,000 इंटू 0.735 88,200 बन रहा है, माइनस 12.5 लाख डिवाइडेड बाय 3.312, तो 350,785 आ जाता। तो यहाँ पर में यही आ रहा है 12.5 लाख से था, अनगारंटीड था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, वो माइनस किया और उसे एन्युटी फैक्टर से डिवाइड किया, आप एक्स लेके निकालेंगे तो ये बन गया। अब हमारे को कंडीशंस लगानी है, देखो 5 कंडीशन थी, एक थी एसेट ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाएगा, वो ऐसा हो नहीं रहा, वापस आ रहा है, एसेट स्पेशलाइज नेचर का नहीं है, हम उसे कोई ऑप्शन नहीं दे रहे सस्ते दाम पे खरीदने का, और हमें लग नहीं रहा कि वो ऑप्शन को वेल करेगा, ऐसा कोई बात ही नहीं करी। अब बाकी 2 बचती है, क्या लीज पीरियड सब्सटेंशियली कवर कर रहा है एसेट की लाइफ को, तो हमारा लीज पीरियड है बेटा 4 साल और एसेट की लाइफ है 6 साल। हम परसेंटेज नहीं निकालते, हम सीधा बोल देते हैं हाँ 6 में से 4 लग रहा है, हाँ बोल दो हाँ, 1 या 2 साल होता तो हम बोलते ना, 4 5 6 बोल रहा है तो हम बोल देंगे हाँ। एक तो ये कंडीशन होगी, ठीक है ना, कि लीज पीरियड जो है सब्सटेंशियली कवर कर रहा है उसको, तो वो फाइनेंस लीज है, ये हो गया। पर एक हमारे पास आता है कि जो लीज रेंटल्स वो दे रहा है, लेसी के एंगल से देखना,
उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या सब्सटेंशियली कवर कर रहा है फेयर वैल्यू को, तो उसमें अब अनगारंटीड नहीं आएगा। लेसी की में सिर्फ क्या आता है, लीज रेंटल प्लस जो गारंटीड होने चाहिए, वो लेसर के एंगल से बोलता हूं मैं गारंटीड, ठीक है ना। लीज रेंटल निकालने के लिए था पर कंडीशन लगाने के लिए नहीं है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, वही 350,785.02 into 3.312, तो वो यही आएगा ना। तो वो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इतनी है जो कि इतना आपके पास कंसीडर कर रहा है, क्या है सब्सटेंशियली कवर कर रही है। हम ये नहीं बोलेंगे ये इतने से परसेंटेज ज्यादा है, तो आपका खूब पता चल जाता है, ठीक है ना। तो वो सब्सटेंशियली कवर कर रहा है, तो जब ये सब्सटेंशियली कवर कर रहा है आपके पास में ये फाइनेंस लीज है। अब अगर ये फाइनेंस लीज है तो हमें क्या निकालने बेटा, अनअर्न्ड फाइनेंसिंग। ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन आपको कराएगा लेक्चर में, ठीक है। अनअर्न्ड फाइनेंसिंग क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, टोटल लीज रेंटल्स इनटू जितना आपके पास बन रहा है इनटू नॉर्मल विदाउट एनी डिस्काउंटिंग प्लस अनगारंटीड, ये हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या, प्रेजेंट वैल्यू इसी की। अब वो प्रेजेंट वैल्यू तो किसके बराबर है, जिससे हमने लीज रेंटल निकाले थे 12.5 लाख, वही डिफरेंस क्या आ गया अनअर्न्ड फाइनेंसिंग। अनअर्न्ड फाइनेंसिंग का मींस नथिंग बट टोटल ब्याज जो ओवर द पीरियड रिकॉर्ड किया जाएगा, जो ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। तो वो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी, ये सब। तीसरा बेटा आपके पास में क्या है, AS15 का आ रहा है क्वेश्चन, 4 मार्क्स का। डिफरेंस क्या है बिटवीन द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होता है जहां पे आप कंट्रीब्यूशन अल्टीमेटली आप खुद कर रहे हो, जैसे हमने बोला था ना अपने पास में, आप पीएफ वगैरह के अंदर करते हो, तो उसमें क्या रिस्क आपका नहीं है, एम्प्लॉयर का नहीं है। आपका जो मेन चीज आपने तो कंट्रीब्यूशन करना है, आपकी लायबिलिटी नहीं देने की, तो फंड की है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होता है, जहां पे आप ही बेसिकली अपने पास में आप ही की लायबिलिटी है, रिस्क आप ही का, आप ही ने पैसे देंगे, आप होले होले करके खर्चा डालते हो, जिसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था। आप पहले एस्टिमेट करते हो कितना देना है, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालते हो, फिर होले होले करके अपने पास खर्चा रिकॉर्ड करते हो, करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, जो फाइनेंस कॉस्ट है, वो सारी चीजें चलती है, और कॉरस्पॉन्डिंग आप इन्वेस्टमेंट भी करते रहते हो, ठीक है ना। वो सारी बात थी। और कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन से हमें क्या बताना, डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी है, वो अलग बात आ रही है। अब हमें सबसे पहले क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन बेटा क्या चीज है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो वो यही लिखा है। कंट्रीब्यूशन प्लान में क्या, फिक्स कंट्रीब्यूशन दिए जाते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा सेपरेट फंड में, और उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बाद में देने की, मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ उसमें कंट्रीब्यूट करना है, उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। बेनिफिट में क्या है, डिटेल्ड एक्चुअल कैलकुलेशन परफॉर्म करी जाती है खर्चा जानने के लिए, भाई पूरा आप एक्चुअली वगैरह से पता करते हैं, पहले टोटल खर्चा कितना देना है, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं एलोकेटेड बेनिफिट करके एक एक करके, ठीक है ना। Employer has no obligation to pay further contributions अगर fund does not hold sufficient assets to pay all the employee benefits and employee has to bear the risk of the investment actually। कल को अगर पैसे ना मिले तो वो एम्प्लॉय का ही नुकसान है, तो रिस्क वही बॉर कर रहा है, आपके पास फंड का, एम्प्लॉयर का कोई रिस्क नहीं है, ठीक है ना। उसका सिर्फ काम है फंड को पैसे देना। यहाँ पे एम्प्लॉयर इंश्योर करता है कि सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हो जो बेनिफिट देने हैं, और इन्वेस्टमेंट रिस्क एक्चुअल रिस्क किसका है, ऑब्वियसली आपके पास एम्प्लॉयर का। अब उसी का रिस्क है, जो भी आपके पास चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशंस वगैरह की वजह से आता है, पेमेंट देने की जिम्मेदारी वो एम्प्लॉयर की, ठीक है जी। फिर अब आता है बात, यहाँ पे उसने बोला बता दो नेट में कितना डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी एसेट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन दे दिया, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट इज पास सर्विस कॉस्ट नॉट रेट इकोनॉमिक, तो ये हम यूपीएससी बोल देते हैं, अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट, ठीक है ना। इसका बेटा क्रेडिट बैलेंस ओवर है, इन दोनों का डेबिट होता है, तो ये आपको बताया था, वो तो प्रेजेंट वैल्यू डीबू है, डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी ऑब्लिगेशन वो फेयर वैल्यू प्लान एसेट जो आपने इन्वेस्टमेंट करके उसकी फेयर वैल्यू पे उसे दिखाते हैं, और ये अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट की पहले कुछ हो चुका था जिसकी वजह से आपकी वो लायबिलिटी बढ़ाई थी, तो उसको हले हले करके बढ़ाते हैं, तो उसका डेबिट होता है, ठीक है ना। और ये अवेलेबल फ्यूचर रिफंड की बात कर रहे हैं फ्रॉम दी प्लान, ये अलग बात है, मैं इस पर अलग से आता हूँ। मुझे बताओ इनका तीनों का नेट करोगे तो क्या आएगा, डेबिट में आएगा कि क्रेडिट आएगा, डेबिट ज्यादा है, ये कितना बना 45 से डेबिट हो जाएगा, तो नेट में तो 36 माइनस यूपीएससी माइनस फेयर वैल्यू प्लान है, तो डेबिट आ गया, डिफाइंड बेनिफिट एसेट हो गया, डिफाइंड बेनिफिट एसेट हो गया। इसका मतलब है कि हमने इफेक्टिवली लायबिलिटी कम, हमने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रखी, कॉरस्पॉन्डिंग टू जितनी हमारी लायबिलिटी है 28.5 की नेट में, हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रखी, उसकी फेयर वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। तो इन केस जहां पे फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट इज हाई, इट में सो हैपन दैट नेट अमाउंट अंडर डिफाइंड टर्म्स नेगेटिव, जिससे नेट एसेट आ गया। ये बंदरा एक जगह जाके बात बोलता है कि इसे मेजर करना है किस पे, लोअर ऑफ जितने का अमाउंट निकाला 10 लाख, या फिर क्योंकि वो क्वेश्चन में दे रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अवेलेबल फ्यूचर रिफंड फ्रॉम द प्लान 6 लाख,
कह रहे हैं क्योंकि आपने अब ज्यादा कर रखा तो आपको कल को रिफंड आएगा। उस रिफंड की आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 6 लाख। चीजें आपकी सारी प्रेजेंट वैल्यू पे ही है। तो आपके पास एक तरफ कह रहे 10 लाख है, दूसरी तरफ क्या आपके पास उसकी करेक्ट वैल्यू जो फ्यूचर में आपने एक्सेस करा उसकी रिफंड जो मिलेगा आपने, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 6 है। तो हमें वो बोलता है कि लोअर पे दिखाना है, तो 10 और 6 विच एवरेज लोअर, तो वो 6 लाख पे दिखेगा। इस पे दिखेगा डिफाइंड बेनिफिट एसेट जो आपका बैलेंस शीट में आएगा वो कितने में आएगा बेटा? 6 लाख पे आएगा। तो इसको लेके आपका क्वेश्चन था। ये वाला पार्ट बड़ा छोटा सा था। मेन आपने नेटिंग करा, डिफरेंस बताया, तो इफेक्टिवली आई कैन से कि 1 मार्क इज फॉर डिफरेंस, 2 मार्क्स आपका ऊपर आ गया डिफाइंड बेनिफिट एसेट, और लास्ट का 1 मार्क हो गया। ठीक है ना? विद दिस आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये वाला सर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? देन बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन कह रहा है सस्टेन लिमिटेड इज इंकरिंग द लॉसेस ड्यू टू एडवर्स मार्केट कंडीशंस। इस कंपनी को नुकसान हो रहे हैं, उन्होंने रीऑर्गेनाइज करा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को और समराइज बैलेंस शीट दे रहा है कंपनी की आपको 31 मार्च 24 की। बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें नोट्स टू अकाउंट्स भी होंगे सारे, तो चीजें देते जा रहे हैं। जिनके नोट्स नहीं है इसमें ट्रेड पेबल है, बैंक ओडी है, इंटरेस्ट पेबल है, डिवेंचर्स का प्रोविजन फॉर टैक्स है। बाकी सबके नोट्स है इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल है। शेयर कैपिटल में क्या क्या इक्विटी है 2, 10 फुली पेड अप है, ये 10 वाले 8 पेड अप है। प्रेफरेंस में 8% प्रेफरेंशियल 10 वाले, इनका डिविडेंड एरियर्स में 3 साल होगा। ठीक है? इधर ये लॉस है, पीएनएल का डेबिट है, डिवेंचर्स है, इधर 2 चीजें इंटेंजिबल गुडविल और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। क्वेश्चन कौन से चैप्टर का आ रहा है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात होने जा रही है, अभी देखना। सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द कोर्ट एंड सारी इंटरेस्टेड पार्टीज फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज एग्रीड। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। तो आप क्या बोला उसने? रिक्वायर्ड टू क्या कर दीजिए? जर्नल एंट्रीज डालनी है टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द कंपनीज बुक, और साथ में नोट टू शेड्यूल रिवाइज भी बना देना शेयर कैपिटल का, सिर्फ शेयर कैपिटल, पूरी बैलेंस शीट नहीं मांगी। शुक्र है भगवान की कृपा है। तो एंट्रीज है और आपके पास में क्या है, और पूरा 14 नंबर का क्वेश्चन है, एंट्रीज और शेयर कैपिटल। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और उसकी एंट्री डालते जाएंगे, एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और उसकी एंट्री डालते जाएंगे। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल्ड अप किया जा रहा है पूरा, एंड सच शेयर्स एंड अदर फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स को रिड्यूस करके ले जाओ 5 रुपए। तो पहले क्या है, जो अनकॉल्ड शेयर्स है उनसे पहले फुली पेड अप कर लो, कुछ थे आपके 10 पहले 8 पेड अप, और फिर सभी शेयर्स को जो फुली पेड अप मिला के सबको 5 रुपए में ले जाओ, तो रिडक्शन कर देना। तो पहले इनसे फाइनल कॉल मंगा लो 2 रुपए की, तो 2 रुपए की कॉल आ जाएगी। तो 25,000 वालों से इंटू 2 रुपीज के, तो 8 पेड अप है ना, तो 50,000 की आ जाएगी। तो आपने कॉल 2 एंट्रीज डालनी है, एक डाल लो। तो यहाँ पे मैं आपके पास में सीधा मार्क करते चलता हूँ। तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया 25,000 इंटू 2, 50,000। क्या इस एंट्री के डालने के बाद आपके शेयर बेटा फुली पेड अप हो गया? यस। अब टोटल शेयर्स कितने? 50 प्लस 25 75,000, सारे फुली पेड अप 10 रुपीज। इनको कितने पे लेके जाना है? 5 पे, तो 5 रुपए की रिडक्शन होगी। तो एंट्री क्या हुई? इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए, 75,000 इंटू 10, तो इक्विटी शेयर कैपिटल नए वाला 5 रुपए 375, कैलकुलेटर चेक कर लेंगे। और बाकी चला गया रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 375, तो आधा कैपिटल आधा कैपिटल रिडक्शन। ठीक है ना? अगला पॉइंट क्या बोलता है? प्रेफरेंस होल्डर्स एक्सेप्ट करेंगे रिडक्शन ऑफ 2.5 पर शेयर, इन एक्सचेंज जो डिविडेंड का रेट है वो 9 हो जाएगा। तो प्रेफरेंस वालों को रिडक्शन 2.5 की कर रहे हो, तो मतलब उनका नए वाला 7.5 का है, और ऑब्वियसली उनका रेट अब 9% है डिविडेंड का, तो ये पहले 8% वाले, तो 30,010 वाले है, 30,010 वाले है, तो ये आपके 8% प्रेफरेंस शेयर है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30,010 वाले। नए वाले क्या है? 9% प्रेफरेंस शेयर पड़े 7.5 वाले, तो 30,000 7.5 वाले। और बाकी कहाँ चला गया? 2.5 रुपया कैपिटल रिडक्शन में, क्योंकि उन्होंने रिडक्शन कितने की एक्सेप्ट करी? 2.5 रुपए की। ठीक है ना? आसान सा चैप्टर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना? फिर प्रेफरेंस होल्डर्स फॉरगो करेंगे अपना डिविडेंड का क्लेम फॉर 1 ईयर, एंड 1 इक्विटी शेयर 5 वाला इज टू बी इशूड फॉर द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ डिविडेंड। कह रहा है वो 1 साल का डिविडेंड तो फॉरगो कर देंगे। उनका कितने साल का डिविडेंड पेंडिंग पड़ा था सर? 3 साल का, 1 साल का फॉरगो कर दिया, उसकी कोई एंट्री, नो एंट्री। जो दिख ही नहीं रहा और उसे देना भी नहीं तो कोई एंट्री नहीं। हाँ, जो 2 साल का देना पड़ेगा तो कितना होगा सर? 3 लाख की कैपिटल है, 8% रेट के हिसाब से था, 2 साल का। सर 9 नहीं लेंगे परसेंट बेटा, पुराना है, अगले सालों से 9% का होगा ना, क्यूमुलेटिव है तो जो इकट्ठा होगा। अभी तो 8% के हिसाब से है ना, वो आपके पास 8% नहीं है। 3 लाख 8% 2 साल 48,000।
तो 48,000 का बेटा आपका बनता है डिविडेंड जो इकट्ठा हो चुका है, जिसे हम सेटल करने जा रहे हैं। और उसके बदले क्या दे रहे हैं, उसने बोला इक्विटी शेयर दे रहे हैं। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उन्होंने दो डाली है, पहले कैपिटल रिडक्शन टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 48 आप एक ही डाल दो, आपकी एक एंट्री क्या बनेगी, सीधा कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, ये जरूर नीचे मेंशन कर दो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई नो एंट्री फॉर आपके पास जो प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरिया फॉर गो, जो 1 साल का फॉर गो, ठीक है ना, उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। फिर हम मिस्टर एक्स की बात करने जा रहे हैं। मिस्टर एक्स के पास 10% डिवेंचर से 2.5 लाख रुपए के, कह रहा है वो क्रेडिटर भी है 50 का। उसने कैंसिल किया अपना 50% टोटल डेट का इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। पे करे 20,000 कंपनी को और मिलेंगे 12% डिवेंचर बैलेंस के। तो कुछ कहानी सुना दी हमने, ऐसे ये स्पेसिफिक लोगों का जो इंटरेस्ट होता है उसके बारे में सीखा हुआ है और आपको कितनी बार कराया हुआ है। तो बेटा यहाँ पर में क्या है, 2.5 लाख के डिवेंचर से क्रेडिटर भी है और इंटरेस्ट भी है। अब पहले इंटरेस्ट देख लो कितना, जैसे डिवेंचर 4.5 लाख के है और इंटरेस्ट कितना है बेटा 45,000, तो 10% के हिसाब से 1 ही साल का हुआ, वो सीधा पता चल जाएगा। हो सकता था आधे साल का होता तो मैं एलोकेट करता। अब 4.5 लाख पे है, मैं फिर से बोल रहा हूँ 10% रेट है, 45,000 अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिख रहा है आपका अदर करंट लायबिलिटी, दैट मींस फॉर 1 ईयर। ये हमारा जो है ये 2.5 लाख का है, तो इसका कितना बनेगा 25,000, 10% के हिसाब से हो गया ना। इस सारे इंटरेस्ट इसको थोड़ा देना, जब इसका सारे डिवेंचर नहीं है। तो 2.5 लाख का अगर डिवेंचर है तो इसका इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग 25,000 बना। तो 250, 50 और 25, तो हमारी एंट्री क्या बनती है, पहले पर्सनल अकाउंट भेजो। 10% डिवेंचर 250, इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 25,000 और ट्रेड पेबल 50, 2x। अब x कितना नेकदिल इंसान है ये तुम्हें पता है। x का क्या बोला हमने, बोला वो 20,000 रुपए कंपनी को भी देगा, इसका 50% डेट कम कर दिया। तो 50% 325 का आधा कितना हुआ, 325 का आधा हो गया बेटा 160 to 500। तो यहाँ इंस्टीट्यूट ने क्या किया, मेरे ख्याल से आगे उन्होंने कंबाइन करके एंट्री डाली है। तो आपका 160 to 500 जो है वो जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। तो एंट्री क्या होगी, x2 कैपिटल रिडक्शन 160 to 500, 50% उसे कह दिया भूल जाओ। फिर वो 20,000 कंपनी को दे रहा है, तो बैंक टू एक्स, ये एंट्री तो आ गई, बैंक टू एक्स 20,000। अब उसको देना कितना बाकी है सर, 160 to 500 उसका हमने वेव कर दिया और वो करवा दिया ना, तो देना हुआ आधा 160 to 500, आधे तो देने प्लस 20,000 और ले लिए, तो 180 to 500 हो गया। और उसके बदले क्या दे दिया उसे, हमने दे दिया उसे अपने पास में 12% डिबेंचर। तो मिस्टर एक्स टू 12% डिबेंचर 180 to 500। तो आप एंट्री अगर अपनी डालोगे, तो अगर आपने ये एंट्री डाली है बेटा जो मैंने आपके पास नोट करके दिखाई है, फिर जो 8 नंबर पे एंट्री लिखे, इट विल बी ओनली x to 12% डिबेंचर विद 180 to 500। यहाँ इन्होंने वो कंबाइन डाल दी, तो बच्चा इसलिए कंफ्यूज हो जाता है, तो उन्होंने वो कैपिटल रिडक्शन वाला भी इधर ही दिखा दिया। आई वुड सजेस्ट कि आप तोड़ के डाल दो, आपके लिए गलती नहीं होगी। तो पहले उसका ड्यू किया 2x, फिर x2 कैपिटल रिडक्शन 160 to 500, फिर बैंक 2x 20 और फिर x2 आपके पास में 12% डिबेंचर 180 to 500, ठीक है ना। टैक्स का मुद्दा खत्म हो गया। फिर कहता है रिमेनिंग क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, जो बचा हुआ रह गया, इंक्लूडिंग द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू बी रिड्यूस टू 60%। कहता है जो बाकी लोग हैं, बाकी बच गया, अप टू 450 में से 2.5 लाख चले गए तो 2 लाख वाले रह गए ना, और ब्याज भी उनका 10% के हिसाब से, उन्हें रिड्यूस करके लेता 60 पे, और उस रिडक्शन के बदले जो वो रिड्यूस कर रहे हैं उनको मिलेंगे 9% प्रेफरेंस शेयर एट द न्यू फेस वैल्यू। बेसिकली जो कम कर रहे हो उसके बदले उन्हें प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो। तो हमारे 2 लाख के बचे हैं, उनको प्रेफरेंस शेयर हम लोग देंगे। तो आपके पास में 10% डिबेंचर बेसिकली 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग 20,000, इसका टोटल का हम रिड्यूस टू 60% करना है, बेसिकली 40% से कम करना होगा। ये टोटल बना 220, इसका 40% क्या हो गया 88,000, और जो बचा रह गया उसके बदले क्या दे रहे हो 9% प्रेफरेंस शेयर 132, जो 60% है, ठीक है ना। उसने यही बोला ना रिड्यूस टू 60%, मीन 40% तो भूल गए, और जो बाकी 60% है उसको कैसे सेटल कर रहे हो, उसके बदले दे रहे बेटा उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बदले उन्हें क्या दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज आ गई। फिर आपके पास में क्या हो रहा है अगला, टैक्सेशन लायबिलिटी कंपनी की सेटल कितने में हो रही है 120, तो टैक्सेशन लायबिलिटी है कितने की, तो प्रोविजन फॉर टैक्स है 1 लाख, 1 लाख के बदले 120 दे रहे हो, तो 20,000 फालतू दे रहे हो तो नुकसान हो गया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख, वो जितना था उतना डेबिट हो जाएगा। तो पेमेंट कितने कर रहे हो 120, तो बाकी आके कैपिटल रिडक्शन।
नुकसान है तो डेबिट हो गया कैपिटल एक्शन में, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। फिर 7 मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख है, इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वैल्यू पे लेके आना है। इन्वेस्टमेंट्स को 2.5 लाख पे लेके आना बेटा, इन्वेस्टमेंट कितने की दिख रही है 280 की, तो कैपिटल एक्शन टू इन्वेस्टमेंट 30 है, तो ये हमारे पास में नीचे जाके आएगा बाद में 2 इन्वेस्टमेंट 30, ये बाद में डला हुआ, मैंने अभी पॉइंट पढ़ा तो मैंने साथ के साथ टिक कर दिया, ठीक है ना। फिर इन्वेंट्री इक्वल टू 1 लाख एट बुक वैल्यू विल बी टेकन ओवर बाय रिमेनिंग क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। कह रहे जो बचे हुए क्रेडिटर्स रह गए उनको 1 लाख की इन्वेंट्री दे रहे जो किताब में दिख रहा है, और उनका हिसाब किताब खत्म। पहले देखो क्रेडिटर है कितने के जो दिख रहे हैं सर, क्रेडिटर टोटल में तो थे हमारे 130 के, जिसमें से मिस्टर एक्स था 50 का, तो बैलेंस कितना हो गया 80, तो 80,000 वाले बचे हैं। मतलब हमने टोटल में तो 80,000 के क्रेडिटर के पैसे देने हैं, अब 50 तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तो हो गया, नहीं बढ़ गया उसका तो काम। अब बचे 80 वालों को क्या दिया, 1 लाख का स्टॉक देके रफा दफा कर दिया, तो हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ सर? अगर 80,000 की इन्वेंट्री के बदले 80,000 के क्रेडिटर के बदले आप 1 लाख का सामान दोगे तो आपको तो 20,000 का लॉस ही हुआ ना। भाई अगर 80,000 की लायबिलिटी सेटल करने के लिए आपकी जेब से 1 लाख जा रहे हैं तो आपका 20,000 का लॉस हुआ, तो इन्वेंट्री कम होगी कितने से 1 लाख, क्रेडिटर कम कितने से होगा 80,000, बाकी लॉस आ गया। तो यहाँ पे यही हो रही है, रेट पेबल कम हुए 80 से, कैपिटल एक्शन नुकसान आया 20, तो इन्वेंट्री आपका 1 लाख, जो जितने से कम हो रहा है उतने से डेबिट क्रेडिट कर दो, क्रेडिट डेबिट हो गया, इन्वेंट्री क्रेडिट होगी, ठीक है ना। फिर बैड डेट प्रोविजन 2% बनानी है डेटर के ऊपर, तो डेटर कितने के बेटा, ये रहे 230 का 2%, तो 230 का 4600, तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में आ जाएगा 4600, ठीक है जी। फिर प्लांटर मशीनरी को कम करना 20% से, तेरी प्लांटर मशीनरी बाय 20% लेकर 7.5 लाख का 20% कितना हो गया 150, तो 2 प्लांटर मशीनरी 150, ये टोटल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी कैपिटल एक्शन 2 वाली, ठीक है ना। फिर उसने बोला कंपनी विल इशू फर्दर 12% डिबेंचर फॉर सच अमाउंट विच इज सफिशिएंट टू पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, कि जिससे बैंक ओडी दे सको, एंड अदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज भी, एंड मेंटेन कैश बैलेंस ऑफ 25,000। ऐसी चीजें आप पार्टनरशिप वगैरह में सीखो कि इतना पैसा लेके आएंगे जिससे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, तो वही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसने बोला कि आप इस हिसाब से डिबेंचर इशू करोगे और 12% पैसे आएंगे जिससे बैंक ओडी पे हो जाएगा, अदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज पे हो जाएगी, और बैंक में 85 बच जाएगा। तो इसके लिए वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास बेटा क्या है, बैंक में अभी पैसा तो कुछ नहीं है, हमें अल्टीमेटली क्या करना है, यहाँ पर हमें बैंक ओडी पे करना है, अदर आपके पास जो लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज जो है, इंटरेस्ट वाला था वो क्लोज हो गया था, यस सर, तो हमारे पास में ये बैंक ओडी 65 का दिख रहा है, और हमें अल्टीमेटली पैसे कितने और इकट्ठे करने हैं 85, तो यहाँ पर मैं 85,000 आपके पास आया, 65,000 आपके पास आया, और हमारे पास में उसने बात करी, तो देखो क्योंकि हमारे पास कुछ पैसे पहले ही पड़े थे ना, तो कैश एंड बैंक जो है अनकॉल्ड कैपिटल 50 आया था कॉल का, मिस्टर एक्स ने दिए थे 20, बैंक ओडी पे करा 60, और कोई लायबिलिटी थी नहीं, वो तो टैक्स पे किया था हमने 120, और बैलेंस रखना 85, तो सब कर कर आके आपका इतना बैलेंस फिगर आ जाएगा। अब इसे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है, स्टेटमेंट फॉर्म में बना दो, आपको सारी ट्रांजेक्शन बैंक की देखनी पड़ेगी, बैलेंस शीट में बैंक नहीं है, पर आपके सबसे पहले कॉल के मंगाए थे 2 रुपए, टैक्स ने दिए थे 20, टैक्स पे किया, बैंक ओडी पे करना है और क्लोजिंग बैलेंस करना है, बाकी हमें डिबेंचर इशू करने विच इज 2 लाख, तो 2 लाख के आपके पास में डिबेंचर इशू होंगे, उसकी एंट्री आ गई, बैंक ओडी पे हुआ उसकी एंट्री आ गई, और फाइनली फिर आपके पास में आ जाएगा अमाउंट अवेलेबल जो है स्कीम के द्वारा, मतलब कैपिटल एक्शन, उससे क्या क्या करोगे, गुडविल राइट ऑफ करोगे, डेबिट बैलेंस पीएल का, और बाकी बची हुई इन्वेंट्री, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। तो गुडविल आपके पास में कितनी है बेटा, और डेबिट बैलेंस पीएल का कितना है, तो गुडविल है 60, डेबिट बैलेंस है 250, तो पहले तो ये 50 और 250 आपके 60 और 250 कर देंगे, ठीक है ना, ये दोनों कर दिया। अब इन्वेंट्री कितने की बची थी सर, इन्वेंट्री 120 की थी, उसमें से 1 लाख की दे दी थी हमने क्रेडिटर को, तो वो भी 20,000 की बची थी, वो भी 20,000 की बची थी, एक 20 में से 1 लाख की चली गई थी ना ऊपर, अभी क्रेडिटर को दी थी। फैक्ट तो बेटा ध्यान रखने पड़ेंगे क्वेश्चन की, ऐसा नहीं हो सकता ना भूल जाए। और ये आ गया कैपिटल रिजर्व जो बैलेंसिंग फिगर जा रहा है, तो ये आपका अकाउंट बना के आप निकाल लेंगे, हमेशा बेटर रहता है।
अगर आपको लगता है कि प्लस माइनस करना आप कर सकते हो अंटिल अनलेस क्वेश्चन बेसिकली आज फॉर कैपिटल एक्शन, ठीक है ना। और आप बना देते हो तो हमेशा बेटर रहता है, तो वो हो गया। अब क्वेश्चन मांगा था शेयर कैपिटल का नोट भी, तो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा। सर हमारे जो शेयर थे देखो, हमारे शेयर 50 और 25 वो फुली पेड हो गए थे ₹2, फिर हम इसे आधे पे ले गए थे ₹500 पे, तो हमारे 75,000 आधे पे आ गए थे, ठीक है ना। तो वो ₹5 ईच वाले हैं। इसके अलावा हमने शेयर कहाँ यूज करे, इसके अलावा हमने शेयर दिए बेटा यहाँ पर में जो प्रेफरेंस वालों को उनके डिविडेंड के बदले 48,000 के, तो ₹5 का है 48,000 रुपीज, तो 48,000 डिवाइड बाई 5, टोटल हो गया 84,600। और ये या इसे दूसरा तरीका, पहले अमाउंट निकाल लो। 375 तो आपका आ ही गया था आधा, और 48,000 आपके पास में जो प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को मतलब उनके 2 साल के डिविडेंड के बदले दिए थे, तो 423 बन के डिवाइड कर लो। और प्रेफरेंस वालों को कितना था, उनको जो हमने नए वाले दिए थे 9% वाले 225 से किए हैं, ठीक है जी। उसके अलावा सर हमारे पास में जो प्रेफरेंस वाले शेयर थे वो 225 है अमाउंट में, जो हमने 9% वाले दे दिए थे, और एक ये है 132 जो 60% हिस्से के बदले दिए थे। 225 और 132, 225 और 132, तो 357 हो गया। और डिवाइडेड बाई से किससे करोगे बेटा, ₹7.5 का शेयर है ये वाला, 47,600 7.5 वाले, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। वर्किंग नोट उसी का बना रखा है, ये प्रेफरेंस वालों का जो डिविडेंड था उनको जो शेयर दिए ₹5 के हिसाब से, और ये प्रेफरेंस वालों की जो नई फेस वैल्यू के हिसाब से निकाला था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका ओवर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन अच्छा था, मैं मना नहीं करूंगा। हाँ ये वाला चैप्टर वैसे आसान है, मैं जनरली बोलता हूँ कि अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है गुड फॉर यू, ऑनेस्टली अच्छी बात है आपके लिए अगर आईआर का आता है, क्योंकि आईआर वाला इज एक्चुअली वेरी स्कोरिंग आपके पास चैप्टर, क्योंकि इसमें आप 14 में से इजिली 10 12 14 ले सकते हैं, क्योंकि टफ नहीं है। नॉर्मल लाइन पढ़ी, इंग्लिश है यार, अपने पास में एंट्री तो बनानी है और क्या करना है, देयर इज नथिंग टेक्निकल एज सच, ठीक है ना। और ऐसे नहीं कि पूरे क्वेश्चन को हमेशा दिमाग में लेके चलना है, फैक्ट्स वगैरह को, ठीक है। सो क्या ये क्वेश्चन हमारे पास में हो जाता है, यस सर ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत बढ़िया बेटा। ना बेटा बढ़ते हैं हम अपने पास में अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग जो है, ठीक है जी। आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिक्कत आनी नहीं है। एएस नंबर 29 का आपके पास क्वेश्चन है, ये प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स का। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पार्ट नंबर ए, इंजीनियरिंग गुड्स कंपनी प्रोवाइड्स आफ्टर सेल वारंटी देती है 2 सालों की टू इट्स कस्टमर। पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कंपनी हैज बीन फॉलोइंग द पॉलिसी फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर वारंटीज ऑन द इनवॉइस अमाउंट ऑन द रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड। जितना बचा हुआ वारंटी पीरियड है उसके ऊपर बना रहे हो, 2 साल की हम लोग क्या दे रहे हैं बेटा, वारंटी दे रहे हैं। अगर 1 साल से कम होगा समय तो 2.5%, और 1 साल से ज्यादा होगा तो 4.5% प्रोविजन है, ठीक है ना। 2.5% है 4.5%। रेस करें इनवॉइसेस, डेट दे दी, हमें कह रहे प्रोविजन का अमाउंट बताओ कितना होगा। ये 29 के हिसाब से 31 मार्च 23 और 31 मार्च 24। इसमें मैंने हमेशा सिखाया आपके लिए बेटा क्या आसान तरीका है, आप क्या करेंगे, वारंटी की डेट निकाल लीजिए, तो वारंटी कब तक है उसके हिसाब से देखेंगे, तो 2 साल ऐड कर दीजिए, तो 20 फरवरी 23, 17 जुलाई 24, 27 जनवरी 24, 1 मार्च 25, 24 अगस्त 25 और 20 मार्च 26। अब जब आप 31 मार्च सबसे पहले 23 को देखोगे या 31 मार्च 24 को देखोगे बेटा, अब जिसका 1 साल से कम होगा उस पर 2.5%, जो 1 साल से ज्यादा होगा जो 4.5%, और जो वैसे उसके बाद ही होगा या उससे पहले होगा उस पर आएगा नहीं। जैसे ये वाला इस पे आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, इसका वारंटी खत्म होगी,
भाई 20 फरवरी 23 को तो खत्म ही होगी इसकी वारंटी, आएगा तो वापस भेज देंगे, इस पे क्या आएगा। ये क्या है, 1 साल से ज्यादा है तो इस पे 4.5% हो गया। ये 1 साल से कम है तो इस पे आपके पास 2.5% हो जाएगा। ये वाला तो इनवॉइस आपके पास में अगेन 1 साल से ज्यादा हो गया, ये 4.5% हो जाएगा। ये तो है ही बेटा बाद में, इन पे तो होएगा नहीं ना इस साल, इन पे तो अगले साल जाएगा, इन पे तो होगा ही नहीं। ये तो इनवॉइस ही का 31 मार्च 23 के बाद है, ठीक है। और 31 मार्च 24 पे जब जाएंगे ये तो वैसे ही नहीं है, 31 मार्च 24 के लिए ये भी नहीं आएगा। ये वाले दोनों पे अब लेस देन 1 हो जाएगा, 2.5, लेस देन 1 2.5, और इन वाले दोनों पे क्या आ जाएगा, इन वाले दोनों पे मोर देन 1 हो जाएगा, 4.5% और 4.5%। कि जो समय बचा वो 1 साल से ज्यादा, बस यही करना है और क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं आपके पास। ऐसे हमने क्वेश्चन करे भी है बेटा, ठीक है ना, लेक्चर में हम करते हैं। तो बेसिकली अमाउंट देख लो, 25,000 पे 4.5 है, फिर 2.5 है, फिर ये है, यहाँ देख लो 2.5, 47 पे भी 2.5 और 1.10 पे 4.5 है, 1.10 पे 4.5 है आपके पास में। 25,000 पे 2.5%, 31 मार्च 23, 17 जुलाई 22, 17 जुलाई 24, ये क्या किया हुआ आंसर में बेटा। 25,000 पे 2.5 नहीं होगा, 25,000 पे 4.5 होगा ना, क्योंकि वो 31 मार्च 24 के बाद जा रहा है, 2 साल की वारंटी है। तो या तो ये 17 जुलाई 21 करी जाए, डेट गलत है अगर उनका आंसर मिलाना है तो, ठीक है ना। तो 17 जुलाई 21 करोगे तो 17 जुलाई 23 आएगी, तो लेस देन 1 होगा। हमारा इंस्टीट्यूट भी महान है बेटा, वो 2.5% तब बैठेगा, ठीक है ना, विद इन 1 ईयर आपके पास आ जाएगा। तो ये 2.5 तब बैठेगा 25,000 पे, ठीक है ना। 47 पे भी 2.5, ठीक है जी, और इस पे आपके पास 4.5 है। अगले वाले केस में जाके फिर ये वाला तो बेसिकली भारी हो जाएगा, इसलिए इस पे भी नहीं होगा, देख लेना हो, ठीक है ना। वो फिर किस किस पे है आपके पास में, 1.10 पे 2.5% है और बाकी दोनों पे 4.5 है। तो वो डेट ही गलत है, वो 17 जुलाई 22 लिखे, 17 जुलाई 21 है। क्या बात करते यार, हमारे इंस्टीट्यूट वाले भी महान है यार। या तो तुम क्वेश्चन जो देते हो उसके हिसाब से आंसर दो, गलत आंसर दे रहे हैं, क्या बोलूँ मैं, आप गलत आंसर दे रहे। चलो, ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड। पीएनएल में कितना अमाउंट जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लो, ये दोनों का डिफरेंस जो है वो पीएनएल में जा रहा होगा। और कोई प्रोविजन नहीं बनेगी, वो उसने नीचे लिख ही दिया इन पे, जो भी नहीं आ रही क्योंकि उनका पीरियड खत्म हो गया, ठीक है ना। मैंने आंसर से मैच कर दिया एक बार के लिए, जो क्वेश्चन था उसमें चेंज कर दिया, और अगर आपके पास होना क्या चाहिए था मैंने वो बता दिया, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, गिवन बिलो आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ बीजीएस लिमिटेड, ठीक है जी। 31 मार्च 24, 31 मार्च 23 वैल्यूज दे रहा है कुछ कुछ, हमसे कह रहा है क्या कर दीजिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे कैश फ्लो का पार्ट आ गया, सिर्फ ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग बोल रहा है, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग बाकी नहीं, सिर्फ उतनी ही चीजें बतानी है। तो शेयर कैपिटल का जो रोल आएगा बेटा किसमें जाएगा, ये क्लोजिंग वैल्यूज है, ये ओपनिंग है। शेयर कैपिटल का रोल जो जाएगा +1 लाख किसमें जाएगा सर, वो जाएगा फाइनेंसिंग में। साथ के साथ देखते जाते हैं, तो फाइनेंसिंग में इंक्रीज इन शेयर कैपिटल कितना जाएगा, 1 लाख, ठीक है ना, वो 4 लाख से 5 लाख। पीएनएल विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, 50,000 का इंक्रीज इन पीएनएल, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ऑपरेटिंग में। इंक्रीज इन पीएनएल जो रिटेन अर्निंग्स आपका सारा 50,000, ठीक है ना। फिर डिवेंचर 10% इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, ओपनिंग 0 थे तो ये 1 लाख के 1 लाख कब इशू किया, साल के अंतिम दिन, साल के अंतिम दिन करे तो इंटरेस्ट का पॉइंट ही नहीं उठेगा, साल के लास्ट डे की है, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपए सीधा कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में, इंटरेस्ट आएगा नहीं क्योंकि लास्ट डे इशू किए, ओपनिंग में थे नहीं। बैंक लोन 2 लाख से 2.5 लाख हुआ है तो 50,000 का बढ़ा है, ये भी आ जाएगा फाइनेंसिंग में। इंक्रीज इन बैंक लोन, जो और लोन लिया 50 का, कम होता तो पेमेंट आती। ट्रेड पेबल 75 से 60, 15,000 से कम हो रहा है, फिर डिक्रीज इन ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग में वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाता है, 15,000 से कम हो गया, ठीक है ना। फिर डिविडेंड पेबल ओपनिंग में जो था वो 0 हो गया, मतलब क्लोजिंग में 0 है, तो हमने क्या बोलते हैं, क्लोजिंग वाला प्रोवाइड फॉर, ओपनिंग वाला पेड। तो ओपनिंग वाला पे हो गया, इस साल का कोई प्रोवाइड फॉर नहीं है, और जो ओपनिंग वाला पे हुआ वो कहां चल जाएगा, फाइनेंसिंग में। डिविडेंड पेड 50, डिविडेंड पेड 50, ठीक है ना। फिर इंटरेस्ट पेबल ऑन बैंक लोन करंट ईयर का, मींस ये उस साल का है, तो 20 पिछले साल का यानी कि 25 इस साल का,
मतलब उस ईयर का दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इंक्रीमेंटल हम देख रहे हैं क्योंकि हम निकाल नहीं सकते, रेट नहीं दे रहा है बैंक लोन का, तो उसने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया कि ये करंट ईयर का है। तो 25 इस साल का पड़ा है, यानी कि 20 पिछले साल का था, 20 वाला इस साल पे हो गया होगा और 25 वाला इस साल का प्रोवाइड फॉर है। तो जो प्रोवाइड फॉर है वो पीएनएल में क्या होगा, खर्चे के रूप में, तो वो नॉन कैश में ऐड हो जाएगा। और जो इस साल एक्चुअली में पे किया जेब से क्या, वो कैश वाला आपके पास कहाँ आ जाएगा, फाइनेंसिंग में आ जाएगा। तो 20 पे हुआ है पिछले साल वाला, जैसे डिविडेंड पेबल होता है आपका, प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, वही वाली बात आ गई यहाँ पे, जैसे उसने करंट ईयर लिखा, ठीक है ना। तो 20 हमने पे किया फाइनेंसिंग में और 25 हमारा इस साल का था, वो पीएनएल में खर्चे के रूप में किया। गुडविल आपके पास 150 से 120 हुई है, तो 30,000 जो राइट ऑफ करिए अमोर्टाइजेशन, वो आपके साइड होगी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 95 से 65 हुए, 30 से आपके कम हो रहे हैं, तो डिक्रीज इन ट्रेड 30 ऐड हो गया। और इन्वेंट्री 30 से 25 हो रही है, ऐड हो रही है, तो माइनस हो जाएगी। तो 30 से 55 हुई है, 25,000 आपके पास माइनस होगी, इंक्रीज इन्वेंट्री आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपके पास में ऑपरेटिंग का आ जाएगा फाइनली, ये आपके पास फाइनेंसिंग का आ जाएगा। ये क्वेश्चन आसान था, बोनस मार्क्स से, बोनस मार्क्स थे बेटा, बिल्कुल बोनस मार्क्स थे, ठीक है ना। फिर आपके पास बेटा हम अगले क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखते हैं। फॉलोइंग आर दी समराइज बैलेंस शीट दे रहा है किसकी, लाइट लिमिटेड की एंड ब्राइट लिमिटेड की, 31 मार्च 2024 की। दो कंपनियों की आपको बैलेंस शीट दी गई है, जिसमें लाइट लिमिटेड और ब्राइट लिमिटेड की आपको चीजें दे रहा है। कह रहे इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, वैल्यूज इन लैक्स है, रिजर्व सरप्लस है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ट्रेड पेबल है, पीपी इन्वेंटरी ट्रेड रिजल्ट कैश एंड कैश, और जिनके नोट थे वो देखिए, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस आइटम्स दे रखे, पीपी है और बाकी इन्फॉर्मेशन आ गई। कह रहा है कंपनी जो है रेनबो लिमिटेड इज फॉर्म टू एक्वायर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनी। सो अमेलगमेशन का केस हो रहा है, दोनों कंपनियां मिलकर एक कंपनी बन रहे हैं। एसेट बुक वैल्यू पे ही जा रहे हैं एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग लाइट लिमिटेड का, जो रीवैल्यू 62 पे किया। तो लाइट लिमिटेड का जो लैंड एंड बिल्डिंग है, किसका, लाइट लिमिटेड का लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी वैल्यू 62 लगाई जा रही है, उसने ये बोला। आगे से बुक वैल्यू पे अभी तक बोली बात, ठीक है ना। फिर कहता है अदर एसेट ब्राइट लिमिटेड के ऑब्सोल्यूट है और स्क्रैप कर दिया और उनको बेच दिया 50,000 ब्राइट लिमिटेड ने इटसेल्फ बिफोर द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ब्राइट लिमिटेड ने अपने अदर एसेट्स को बेच दिया 50,000 में, और ये यानी कि 1.75 के थे, ये 50,000 में 0.5 मतलब लिख देता हूँ पे बेच दिए। वो तो वैल्यू लगाई गई है, तो वो जा रहा है, पर ये तो बेच दिए, खत्म ही हो गए, ये जाएंगे ही नहीं, खुद ही बेच दिए, कंपनी ने टेक ओवर से पहले ही बेचे, टेक ओवर से पहले ही बेचे। लाइट एंड ब्राइट लिमिटेड को इश्यू होंगे 80,000 और 64,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच रिस्पेक्टिवली नई कंपनी के, रेनबो लिमिटेड के द्वारा इन लिeu ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो सीधा ही बता दिया कितने कितने शेयर दे रहे हैं, तो पीसी तो बेटा सीधे डायरेक्ट ही दे दिए, 80,000 और 64,000 शेयर दे रहे अपनी कंपनी के, दे रहे वो 100 रुपए वाले, बात ही खत्म होगी, पीसी आ गई, ठीक है ना। कह रहे क्या क्या बना दो, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बना दो इन द बुक्स ऑफ लाइट एंड ब्राइट लिमिटेड। तो दोनों कंपनीज की बुक्स में आपके पास में रियलाइजेशन और शेयर होल्डर अकाउंट बनाना है, और ओपनिंग बैलेंस शीट बना दो रेनबो लिमिटेड की भी 31 मार्च 24 की 14 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन, क्योंकि पुराने के भी लेजर अकाउंट मांग लिए, नए के भी आपके पास बैलेंस शीट मांग ली, तो सब कुछ ही मांग लिया, ठीक है ना इफेक्टिवली। तो बेटा हम नए की बैलेंस शीट पे चलो बाद में जाएंगे, पहले पुराने के लेजर अकाउंट देख लेते हैं। उसके लिए क्या हमें चाहिए, पीसी हमें पता है, चलो 80,000 और 64,000 करके जो दिए उसने, वो हमारे को पता है, ठीक है ना। अब हमें परचेज कंसिडरेशन का तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ चीजों के बारे में बात करनी है। जब हम रियलाइजेशन को बनाएंगे तो क्या भेजेंगे वहां पे, सर बुक वैल्यूज भेजेंगे। अब बेटा जब बुक वैल्यूज भेजेंगे उसमें एक छोटा सा पॉइंट का ध्यान रखना है कि जो उसने टेक ओवर होने से पहले ही सेल कर दिया, या तो उसको रियलाइजेशन में दिखा दो, या अल्टीमेटली हमारे पास उसको कंसिडर करने के बाद दिखा दो, कंसिडर करने के बाद दिखा दो, विच मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एक करके चीजें ट्रांसफर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले पीपी है, तो पीपी में क्या क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू 58 लैंड एंड बिल्डिंग की, ठीक है जी, ये लैंड एंड बिल्डिंग 58 क्या, प्लांट मशीन 7.5 या 3.2, ये 7.5 या 3.2, ठीक है ना। इधर क्या है, ये 44 4.5, तो ये 44 है इसका कंपनी का, ये 4.5 है, और वो 0.5 था, 1.75 था, 1.75 को 0.5 में बेचा। आपने रियलाइजेशन में दिखाना है, दिखा सकते हो, ठीक है ना, बट इन्होंने क्या किया कि उसको पहले कंसीडर कर लिया, तो 0.5 से आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। तो जो बैंक बैलेंस था 0.5 से बढ़ जाएगा, पर था तो सर वो कितने का था, तो 1.75 का, तो लॉस भी तो हुआ, तो लॉस कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में। तो अल्टीमेटली पीएनएल में से आपका 1.25 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1.75 की चीज को जो 0.5 पे करेंगे वो अल्टीमेटली आप रियलाइजेशन में भी डालोगे ना, इस बेस पे 1.75 बाय बैंक लोगे 0.5, तो ऑटोमेटिकली वो रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस पे फर्क पड़ेगा, उसने भी इक्विटी शेयर होल्डर में जाना है, और जो पीएनएल उसने भी इक्विटी शेयर होल्डर में जाना है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बट आपके पास में थोड़ा सा आपके पास क्लैरिटी हो जाएगी, तो दूसरी बात क्या है कि हम सही बैलेंस डालेंगे तो उससे आपका टेक ओवर के समय दिक्कत नहीं आएगी, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। टेक ओवर के समय दिक्कत नहीं, क्योंकि जो बाय बैंक आएगा उसे भी हमें ट्रांसफर करना है, इस वजह से। तो आपके बाय बैंक डालोगे फिर टू बैंक में भी कंसीडर करोगे क्योंकि उसे ट्रांसफर तो करना है, तो वो चीज आ रही है। तो यहाँ पर मैं इसीलिए क्या किया हुआ उन्होंने बैंक का बैलेंस को चेंज कर दिया पहले ही। तो कैश एंड कैश अकाउंट 1.75 आपके पास में जो 2.85 था उसमें 0.5 ऐड होकर 3.35 हो गया, और अदर एसेट जो थे वो आपके पास में 1.25 के बचे, वो पीएल में डेबिट हो जाएंगे। तो पीएल का डेबिट कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो आपका बैंक बैलेंस 3.35 आएगा जो यहाँ पे आ रहा है देखो, और जब मैं पीएनएल ट्रांसफर करूंगा तो वो यहाँ पे 2.75 हो रहा होगा, फर्क पड़ जाएगा। जो दे रखे थे उसमें उसका इफेक्ट आ गया, और अदर एसेट सब है नहीं, ठीक है ना। बाकी एसेट देखते हैं आपके पास में, पीपी हो गया। इन्वेंट्रीज कितनी है, 5.75 और 7.1, 5.75 और 7.1। ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 4.3 और 5.8, 4.3 और 5.8। कैश एंड बैंक कितना है, 3.15 और उसका डल चुका है, ठीक है जी। फिर लायबिलिटीज देख लीजिए, लायबिलिटीज में क्या, ट्रेड पेबल 3.4 और 2, तो 3.4 और 2 आ गया। फिर आपके पास में क्या बेटा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1.5 की, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ गई 1.5 की, दूसरे में नहीं है। फिर आपकी अल्टीमेटली क्या है, बाकी चीजें रहेगी, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। तो शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस कहाँ जाएंगे, शेयर होल्डर अकाउंट में। तो 50 और 40 है, 50 और 40 भेज दिया। फिर क्या है आपके पास, सेट टू रिजर्व 2 और नील है, तो वो भी चला गया। अब उसका रेलिवेंस वो टेक ओवर हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या बनेगा, वो नई कंपनी में आएगा। यहाँ तो पुराने रिजर्व सरप्लस सारे शेयर होल्डर अकाउंट में जाके खत्म हो जाते हैं। वैसे टेकन ओवर नोट, जनरल रिजर्व 18 और 15 है, 18 और 15 है। फिर सिक्योरिटीज में हम नील और 5 है, नील और 5 है। और पीएल कितना है, 7 और 4 को चेंज कर दिया था, वो चेंज हो गया, ठीक है ना। अब पीसी ड्यू होगी पहले, तो पीसी ड्यू करोगे तो बाय रेनबो लिमिटेड है 80 और 60, क्यों, क्योंकि 64, क्योंकि 80,000 शेयर थे इंटू 100, जो उसने बोला ही था, सीधा ही था 80,000 इंटू 100, 80 लाख, और इधर 64 लाख, और वैल्यूज इन लैक्स है। ये पीसी हमारी 80 और 64 आ गई पीसी, और ये आ गया हमारा रियलाइजेशन का प्रॉफिट। ये क्या प्रॉफिट इधर, और ये आपको शेयर देके इनकी किताबें क्या हो गई, खत्म हो गई। शेयर देके इनकी किताबें खत्म हो गई। अब आते हैं बेटा परचेजिंग कंपनी की बुक्स में, रेनबो लिमिटेड की बुक्स में। वो टेक ओवर कर रही है दो कंपनीज को। जब टेक ओवर करेंगे तो क्या होगा, जब टेक ओवर करेंगे तो हमें ध्यान से देखना है, पीसी तो नेट पेमेंट से आ गई, वैल्यूज क्योंकि चेंज कर दी तो नेचर ऑफ परचेज हो गया। और जब नेचर ऑफ परचेज है पीसी नेट पेमेंट से, तो एंट्री का डिफरेंस आता है, एंट्री टू का, गुडविल या कैपिटल सब, जिसका आपको नोट बनाना पड़ेगा, तो आपको पहले क्या देखना पड़ेगा, अपना नेट एसेट टेकन ओवर, वो डिफरेंस को देखना पड़ेगा। तो एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, रिजर्व उठ के नहीं आते, हाँ कौन से आएंगे, सेट रिजर्व, जिसकी स्पेशल एंट्री डलेगी अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू सेट रिजर्व। वो थॉट देना पड़ेगा तभी तो बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे एसेट्स आ जाएंगे एट टेकन ओवर वैल्यू, जिसमें से ध्यान रखना है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 62 लगाई थी, ये 62 और 44 है, बाकी सेम है। 7.5 4.5 देखो, 3.2 और उसकी नील होगी थी वो। इन्वेंट्री कितनी थी हमारी देखो, 5.75 और 7.1। ट्रेड रिसीवेबल कितना था, 4.3 और 5.8। और कैश एंड बैंक में वो 3.15 और वो बढ़ गया था, 3.35 हो गया था। इधर लॉन्ग टर्म प्रोविजन और ट्रेड पेबल ही थे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन था 1.5 और ट्रेड पेबल सिंपल था, ठीक है ना। तो ये नेट एसेट है, और इसके बदले पीसी कितनी है, 80 और 64। तो ये आपके पास में कम, बेसिकली क्या, अगर कम है परचेज कंसिडरेशन और ज्यादा है तो उसके हिसाब से आपका गुडविल कैपिटल बन जाएगा, ठीक है ना। तो नेट एसेट 81 के, परचेज कंसिडरेशन 80 का है, तो वो कैपिटल सब हो गया, कम दे रहे हो, और अगर ज्यादा दे रहे हो तो गुडविल हो गया। आप इसको नेट करके दिखा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो नेट गुडविल बन जाएगी। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने, मतलब मैंने पहली बार देखा है कि उन्होंने अलग अलग ही दिखा दिया, बैलेंस शीट में अलग दिखा दिया, जबकि आप अपने पास क्या कर सकते हो, इसे अपने पास में नेट करके एक ही वैल्यू दिखा सकते हैं 0.25 की, ठीक है ना। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो देखो ये गुडविल आ रही है 1.25 की, और ये रिजर्व्स में कैपिटल रिजर्व दिखा दिया, जबकि आप नेट करके कैन बी शोन एज नेट वैल्यू एज गुडविल 0.25, ठीक है ना। तो दोनों का नेट करके आप गुडविल दिखा सकते हैं। अब क्या करना है, बस बैलेंस शीट में जितने सारे एसेट लायबिलिटीज थे वो तो प्लस 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 करके आ जाएंगे, 62 प्लस 44, 7.5 प्लस वो करके वो सारी वैल्यूज वही बनेगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे वो नहीं चेक कराने की जरूरत, वो सारी आपकी एसेट लायबिलिटी सारे आ जाएंगे। बस फर्क किस चीज का आ रहा है,
फर्क आएगा। क्या कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है? यस, देयर इज अ स्टैट्यूटरी रिजर्व, जो कि आपका क्वेश्चन में था बेटा, एक कंपनी केस में कितने का? 2 का। तो इसकी 2 की स्पेशल एंट्री क्या बन रही है? अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 2, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो इसको दिखाना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं आ रहा। सिक्योरिटी में जर्नलिज्म पीएन कुछ नहीं आ रहा, इसे दिखाना है तो इसे प्लस माइनस करके दिखा देते हैं बस। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व 2 अमेलगमेशन एडजस्टमेंट से -2, बस ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है, ये प्रेजेंट करके दिखाना है इसे ऐसे बस। 2 और -2, 2 और -2, बात खत्म। बाकी सारी चीजें ऐड करके, चाहे वो पीसी थी दोनों के ऐड कर दी, सारे एसेट सारी लायबिलिटीज, बस इसी वाले को आपने एडेड करके दिखा देना, और शेयर कैपिटल ऐड किया आगे आपकी बैलेंस शीट में टैली हो जाएगा। तो मुझे बैलेंस शीट के एक एक वैल्यू नहीं दिखाने की लोड, बाकी सारी एडेड करके आ रही है। हाँ, गुडविल कैपिटल सबको नेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन्होंने अलग अलग दिखा दिया, अलग अलग दिखा दो। जो एसेट सारे ऐड हो जाएंगे, लायबिलिटी सारी ऐड हो जाएगी, शेयर कैपिटल ऐड हो जाएगी, वो सब हो जाना है। क्योंकि शेयर पार पे ही दे तो प्रीमियम का कोई लफड़ा नहीं है, पुरानी कंपनी का कोई जनरल रिजर्व, कोई सिक्योरिटी में कोई पीएनएल नहीं है, बात खत्म। कोई इंटरविंग नहीं है, कोई स्टॉक रिजर्व, कुछ ऐसी बात नहीं करेगी, तो पछड़े का कोई पॉइंट नहीं था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा? इजिली आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसमें मतलब और कोई पॉइंट बचेगा नहीं, मतलब और कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। हाँ, ध्यान देने वाली बात की थी, पुरानी कंपनी ने जो अदर एसेट्स को बेचा था उसका ध्यान देना था कि वो उन्होंने बेचा तो उसकी वजह से जो लॉस हुआ वो लॉस उन्होंने पीएल में एडजस्ट किया, उसके बाद किया। अगर आप उसे ना करते तो फिर आपको अलग से सेपरेटली शो करना पड़ता, अलग से सेपरेटली शो करना पड़ता उसको, ठीक है ना। तो भी उसमें भी आंसर आपका सही बनता, उससे कोई फर्क की बात नहीं बनती, वो तब भी आपका सही बनता। हमने उसको कंसीडर करने के बाद रिलेशन बनाया बस, ठीक है ना। चलो, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। यस सर। तो 5th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बेटा। सो क्वेश्चन है हमारा AS21 कंसोलिडेशन का बेटा, ठीक है जी। जनरली अमेलगमेशन, आईआर, कंसोलिडेशन के 14 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सीधा ही समराइज बैलेंस शीट दे रहा है सुपर लिमिटेड और क्लियर लिमिटेड की 31 मार्च 24 की, दोनों कंपनी सुपर लिमिटेड और क्लियर लिमिटेड का, जिसके अंदर में शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है, ट्रेड पेबल्स है, पीपी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, बाकी चीजें दे रखी है। नोट्स अकाउंट में ये इक्विटी शेयर्स है, इसके भी इक्विटी शेयर्स, ये कुछ प्रेफरेंस भी है इसके सुपर के। जनरल पीएनएल डिवेंचर्स 9%, 10% है, पीपी इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट किसमें? इन क्लियर लिमिटेड ही है, ठीक है ना। तो कहता है सुपर लिमिटेड के पास 75% इक्विटी शेयर है क्लियर के सिंस द इनकॉर्पोरेशन। अरे ये तो बहुत आसान हो गया, याद करो एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास में कराया भी होता है, याद मैं एक वो विराट और अनुष्का वाला क्वेश्चन है स्टडी मैट का, बिल्कुल वैसा ही है। उसमें बोलते सिंस इनकॉर्पोरेशन का मतलब जिस दिन कंपनी बनी तब से ही है, तो इसका मतलब पता क्या हो गया? सारे के सारे जो प्रॉफिट्स है पोस्ट प्री है ही नहीं, क्योंकि जब कंपनी बनी तो उस दिन प्री प्रॉफिट है ही नहीं, जिस दिन कंपनी बनी उसके बाद ही कमाना शुरू किया ना, तो सारे के सारे पोस्ट है, यहाँ प्री वाला लफड़ा ही नहीं है। एओपी विल बी द वेरी इजी पार्ट, ठीक है। 25% ट्रेड रिसीवेबल सुपर के इज ड्यू फ्रॉम क्लियर, तो ये आपका इंटरव्यूइंग है, जिसका सिर्फ रोल किसमें आएगा? बैलेंस शीट मांगेगा तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करते समय आएगा, ठीक है ना। ड्यूरिंग द ईयर सुपर लिमिटेड ने कुछ इन्वेंट्री बेची थी 2 लाख की क्लियर लिमिटेड को 15% कॉस्ट से ज्यादा में, तो 2 लाख वाली चीज को 15% ज्यादा बेचा। ये सारी इन्वेंट्री अनसोल्ड रह गई विद क्लियर लिमिटेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, सारी की सारी बच गई 100%। तो ये 2 लाख वाली में बेटा 15% ऐड करके कितना हो गया? 2,30,000। तो मुझे बताओ 15% 30,000 का क्या है सर? स्टॉक रिजर्व है 30,000, तो उतने से प्रॉफिट कम होगा और उतने से स्टॉक कम होगा बैलेंस शीट में। मुझे बस इतना होता है किसका प्रॉफिट कम करेंगे, स्टॉक तो चलो बैलेंस शीट में कम हो जाएगा, प्रॉफिट किसका कैसे? जिसने बेचा, सुपर लिमिटेड। सुपर लिमिटेड क्या होल्डिंग कंपनी हमारी यहाँ पे, तो वो आपका कंसोलिडेटेड पीएल में कम हो जाएगा, एओपी में रूल नहीं आना, ऑब्वियसली उसका कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। कह रहे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दीजिए सुपर लिमिटेड और क्लियर लिमिटेड की। तो ये क्वेश्चन है बोनस मार्क, पता है क्यों? कोई मेजर पॉइंट ही नहीं है और सारा एओपी पोस्ट नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं, बोनस नहीं, रिवैल्यूएशन नहीं, कोई ऐसे पॉइंट नहीं। बेसिक से एक स्टॉक रिजर्व का पॉइंट है, एक आपका इंट्रोइंग का पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं। 75% ये है तो 25% माइनॉरिटी हो गया भैया। ये कॉस्ट दे रखी है आपके पास में, ठीक है ना। चलो जी, ये तो हिसाब बोनस मार्क्स है। चलो जी, तो ये आपके पास टोटल में शेयर्स कितने थे इस कंपनी के? सर 5 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो उसमें से 75% होल्डिंग के पास है, माइनॉरिटी का 25% है, ठीक है ना। और कैपिटल प्रॉफिट ये सारा जीरो ही है, नील है, क्योंकि ऑल पोस्ट है, ऑल पोस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या है? 6.5 लाख और 575, यही आ रहा है, इसमें कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं सर। इंटर उसकी नहीं आएगी स्टॉक रिजर्व की, अभी तो बोला वो होल्डिंग ने बेचे थे ना सुपर लिमिटेड ने,
क्लियर लिमिटेड इज अवर सब्सिडरी, तो उसके में से थोड़ा ना होगा। ईओपी में तब होता अगर सब्सिडरी ने बेचे होते, होल्डिंग ने बेचे, होल्डिंग का प्रॉफिट कम होगा। तो ये आपका 25% और 75% हो जाएगा, जो रिस्पेक्टिवली कहाँ चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में तो आएगा नहीं क्योंकि फ्री में कुछ नहीं। हाँ, माइनॉरिटी में चला जाएगा 25%, 75% होल्डिंग के खुद के में ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जब निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4150, ठीक है जी। और 50 लाख शेयर कैपिटल का 75% आ गया। प्री प्रॉफिट्स है नहीं, प्री प्रॉफिट्स है नहीं, तो आपके पास 4 लाख क्या बन गया, गुडविल। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हर चीज का 25%, शेयर कैपिटल का, प्री प्रॉफिट का, और सॉरी पोस्ट प्रॉफिट का, और पोस्ट का जनरल रिजर्व का, ये सब चीजों का आ गया। और अब फिर होल्डिंग का खुद का कितना कितना दिखेगा, 1550 और 1025 है, उसमें वो आपका 75% हिस्सेदारी पोस्ट प्रॉफिट की ऐड हो जाएगी। पोस्ट रेवेन्यूज पोस्ट में, पोस्ट पीएनएल पोस्ट में, और ये रहा वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो स्टॉक रिजर्व की बात करी थी 30,000। क्या करना है, ऐड करके डालना है यार। अब बचा ही क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में ये जनरल रिजर्व पीएनएल हमने देख लिया, बाकी चीज तो ऐड ही करनी है, उसमें क्या दिक्कत है। आपके पास गुडविल हमारी आ रही थी, वो दिख जाएगी एक, मैं वो दिखा देता हूँ। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल आ रही थी, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ रहा था, रिजर्व्स आपको दिखा दे। शेयर कैपिटल सिर्फ किसकी आएगी, होल्डिंग की आएगी 80 लाख और 15 लाख, वो 95 आ गई। बाकी चीज तो एडेड करके है ना, मतलब सारे एसेट सारी लायबिलिटीज ऐड होनी है। हाँ, एक इंटर ओइंग का आपका इफेक्ट आना है, इंटर ओइंग का क्वेश्चन ने बोला था इफेक्ट आएगा, वो इंटर ओइंग का बताता हूँ। 25% ट्रेड रिसीवेबल किसके, सुपर के, तो सुपर के 25% ट्रेड रिसीवेबल, इसके 25% है, उसने बोला वो आपके पास ड्यू फ्रॉम किससे है, क्लियर से है, तो 25% सुपर के लेना। 585 का 25%, 146,250, तो इतने से डेटर और क्रेडिटर दोनों माइनस हो जाएंगे। तो 146,250 पहले क्रेडिटर भी दिखा दिए, और फिर आपके पास में डेटर में भी आ जाएगा। और जो इंटरओइंग उसका सेकंड इफेक्ट क्या था, इन्वेंट्री में था 30,000। एक तरफ प्रॉफिट कम हो गया, होल्डिंग का क्यों हुआ, कंसोलिडेटेड पीएल में से क्यों किया, क्योंकि होल्डिंग नहीं बेचे थे, और एक स्टॉक कम हो गया। और इंटरओइंग का डेटर और क्रेडिटर, बाकी चीजें ऐड करनी है। गुडविल आ गई थी। ये क्वेश्चन ऑनेस्टली बोल रहा हूँ वर्थ ऑफ 14 मार्क्स। हाँ, हम तो चाहते हैं वो एडजस्टमेंट हो। देखो पेपर में तभी मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, अगर कोई क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, मान लो जैसे एमलगमेशन का आप कहते हो अच्छा था, चलो मान लिया, ठीक है ना, केस स्टडीज में शायद आपको टाइम लग गया हो, तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं वो कंपनसेट हो जाता है विद द अदर क्वेश्चंस। इट इज नेवर, जैसे पहला क्वेश्चन कंपलसरी लंबा था जनरली, एएस 20 का लंबा था, ईपीएस बेसिक डाइल्यूटेड, तो वो आपके पास चलो एएस 15 वाला भी, जो एएस 19 आसान था, उसमें एएस 20 वाला बड़ा था, टाइम वाला था, मुश्किल नहीं था, आसान था पर लंबा था, वो कंपनसेट हो जाता है टाइम विद द ऐसे क्वेश्चन के साथ में। अब अगर अमेलगमेशन के 14 में टाइम लगा, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा ना उतना, वो भी 14 का, ये भी 14 का, बड़े टाइम कम लेगा। पर ऐसे क्वेश्चन में क्या, फिर नोट पूरे बनाओ भाई, होल्डिंग सब्सिडी पूरी वैल्यू लिखो, उसमें अपने पास में ये मत करो कि थोड़े बहुत भी आप कॉम्प्रोमाइज करो, बट इट विल टेक ऑब्वियसली लेस टाइम, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली आपके अगर दिमाग में क्लियर है चीजें, तो फिर आपकी गलती हो ही नहीं सकती। तो मुझे अब एक एक वैल्यू टैली कराने की लोड नहीं है, मैंने मेन जो वर्किंग नोट थे वो सारी आपको बता दी, उसमें कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना। चलो फिर हमारे पास बेटा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, रिलेटेड पार्टी का पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। तो आपको 31 मार्च 24 का दे रहा है। एएक्स लिमिटेड के पास 70% शेयर है बीएक्स के, ऐसे क्वेश्चन हम करते भी हैं, एएक्स है बीएक्स है, एएक्स के पास 70% शेयर है बीएक्स के, बीएक्स के पास 30% शेयर है सीएक्स के, डीएक्स के पास 40% शेयर है सीएक्स के, और डीएक्स के पास ही 49% शेयर भी है ईएक्स के। ये दे रहा है कहानी, एएक्स के पास बीएक्स के है, बीएक्स के पास सीएक्स के है, डीएक्स के पास सीएक्स के है, और डीएक्स के पास ईएक्स के भी है, ठीक है ना। ये उसने कहानी सुना दी। कह रहा रिलेटेड पार्टीज बता दो फॉर द रिपोर्टिंग एंटिटीज एएक्स, सीएक्स और ईएक्स। तो किन किन के लिए बताना है, एएक्स, सीएक्स और ईएक्स, इनके लिए बताना है कौन कौन रिलेटिव पार्टी। तो बेटा एएक्स के लिए कौन है, सर एएक्स के लिए बीएक्स तो है भाई, उसकी सब्सिडरी होगी। हाँ, सब्सिडरी के आगे बेसिकली क्या है, ये एसोसिएट होगी, तो इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी आपके पास में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया, तो सीएक्स भी होगी। तो एक्स के लिए बीएक्स भी और सीएक्स भी है। हाँ, इसके लिए क्या डीएक्स से नहीं, डीएक्स से कोई लेना देना नहीं, वो आगे नहीं जा रहा ना,
डीएक्स ने करा हुआ है और एक्स, तो एक्स के लिए कौन है, बी एक्स और सी एक्स। एक्स के लिए बी एक्स है क्योंकि वो आपका सीधा कंट्रोल ही कर रही होल्डिंग है, और सी एक्स है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इनडायरेक्टली थ्रू बी एक्स, ठीक है ना। फिर सी एक्स के एंगल से देखो, इसके लिए ए एक्स भी हो गया और बी एक्स भी हो गया। भाई इसका इनडायरेक्टली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है थ्रू सब्सिडरी और इसका डायरेक्टली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। और सी एक्स है यस, क्योंकि ये उसकी एसोसिएट है, मतलब डीएक्स की एसोसिएट है, तो इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग रिलेशनशिप हो गया ना। आपके पास डीएक्स के लिए सी एक्स है, सी एक्स के लिए डीएक्स भी हो गया ना, वो उसके एसोसिएट हो गया आपके पास में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। आपके पास में अल्टीमेटली क्या, बी एक्स भी है, डीएक्स भी है और ए एक्स भी है, तीनों हो गए, ए एक्स बी एक्स और आपके पास वही सिग्नल इन्फ्लुएंस, तो उसका इनडायरेक्टली था, तीनों आ गए। और ई एक्स के लिए कौन है, ई एक्स के लिए तो सिर्फ एक डी एक्स ही है, वही सिग्नल इन्फ्लुएंस है उसको, ठीक है ना। एसोसिएट आपके पास में होगी, सिग्नल इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। वाह, और कोई है नहीं उसके लेना देना उससे, ये आपके पास हो गया, ठीक है जी। फिर वो कहता है इफ डीएक्स लिमिटेड वुड सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट इन ईएक्स, अगर वो इसको सेल कर दे, जो ये वाली है इसको सेल कर दे 49% को 1 अक्टूबर को, पर गुड्स कंटिन्यू टू बी सप्लाइड बाय डीएक्स टू ईएक्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल पर गुड्स बेच रहे हैं, विल दिस सिनेरियो चेंज योर आंसर विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। सर देखो, अगर उसने उसके शेयर बेच दिए तो वो कुछ समय के लिए, जितने समय के रिलेटेड पार्टी है उतने समय का तो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आएगा, और ट्रांजैक्शन भी उतने पीरियड की दिखेगी 1 अक्टूबर तक, उसकी बात की नहीं दिखाएंगे। साल पूरे साल गुड सप्लाई करे, बट जब तक रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है तब तक की ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोज करेंगे, उसकी बात की का डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो डीएक्स रिलेटेड पार्टी तो है, बिकॉज एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर आ गया वो रिपोर्ट तो करेगा रिलेटेड पार्टी को, अगर ट्रांजैक्शन सिर्फ उसी पीरियड की होगी जिस समय आपके पास में रिश्ता था, तब तक का डिस्क्लोजर, उसके बाद का नहीं होगा, उसके बाद का नहीं होगा, ठीक है ना। फिर अगला पार्ट बेटा आपके पास क्या है, ये ऊपर वाला आंसर हमारा एस पर एस 18 हो जाता है। अगले वाला देख लेते क्या कह रहा है, कह रहा है बैलेंस शीट दे रहा है बेटा एक स्काई एंड एसोसिएट्स की 31 मार्च 23 की, और इंफॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है फर्म इज प्लानिंग टू शट डाउन इट्स बिजनेस विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24, तो उसके 1 साल के बाद जाकर उन्होंने शटडाउन का फैसला किया। तो ये आपसे क्या मांग रहा है, अगर हम देखें पीएनएल मांग रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 टू असर्टेन द प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, तो पीएनएल मांग रहा है बेटा। तो यहाँ पर मैं, अगर आपको ध्यान होगा, मैं ऐसा टॉपिक करते हैं फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन में, जब हम सीखते हैं नॉट एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न, एक होता है गोइंग कंसर्न, एक होता है नॉट, जनरली पेपर में क्वेश्चन नॉट एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न का आता है, वहीं पर बच्चे की नॉलेज टेस्ट होगी ना, वहां पे सारी चीजें किस पे आती है, एनआरवी पे, जो उनकी उस दिन की वैल्यू है, रिलायजेबल पेबल, उस पर आना, तो उसी का फायदा नुकसान होगा। हाँ पीएनएल मांग रहा है तो जो साल की ट्रांजेक्शन है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, वो चीजें तो डायरेक्ट आएगी। पीएनएल बनाना है ना हमने, पीएनएल बनाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ओपनिंग स्टॉक है 115, तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास पीएनएल में डल जाएगा 115, परचेज सेल वो दे रहा होगा पक्का, ये रहा सेकंड पॉइंट में, तो सेल और परचेज दे रखी है इस साल की 820 और 650, तो ये परचेज आ गई 650 और सेल आ गई 820, ये तो आसान से पॉइंट थे, ठीक है ना। फिर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है, ईयर एंड पे है तो इतना, ये तो कॉस्ट दे रहा है, पर क्या बोल रहा है, इसकी नेट रिलायजेबल वैल्यू कितनी है, 120% ऑफ कॉस्ट, तो हमें किस पे दिखाना है, कॉस्ट एंड व्हिचएवर इज लोअर, ना 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 ना, वो रूल तुम्हारा नॉर्मल में है, यहाँ तो एनआर नहीं एनआरपी पे है, तो 65,000 का 120% 78,000, तो 78,000 पे ही आएगा, तो करके जीपी आ जाएगा बैलेंस फिगर, वैसे नहीं भी दिखाएंगे चलेगा, मतलब अगर आपको याद होगा तो हमारे जो क्वेश्चन हम करते हैं जीपी अलग से नहीं दिखाओगे चलेगा, सीधा एनपी चाहिए हमारे को, तो जीपी ब्रॉट डाउन हो जाएगा, जीपी वाला इसका नहीं भी दिखाओगे चलेगा, दिखा दोगे तो भी ठीक है, तो एक्स्ट्रा ही नहीं भी दिखाओगे चलेगा, ठीक है। फिर आपके पास में क्या आ रहा है, अदर एक्सपेंसेस है 25,000, अदर एक्सपेंसेस डल जाएंगे हमारे, आधे होंगे, यस सर ये आगे देखो, ठीक है जी। फिर डेफर्ड एक्सपेंडिचर अमोर्टाइज हो रहा है 5 सालों में स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च भाई, तो ये डेफर्ड खर्चा दिख रहा है। अब मुझे बताओ ये 5 सालों में हो भी रहा होगा, तो इसका ये थोड़ा लेंगे कि इसका 1/5 थोड़ा लेंगे, क्या इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, ये खर्चा तो कोई पहले हो गया था सर, इसके आज के एनआरवी तो जीरो है, तो खर्चा था जिसे ओवर द पीरियड बांट रहे थे, तो इसको तो एनआरवी क्या है जीरो, तो ये सारे का सारा पूरे का पूरा ही राइट ऑफ हो जाएगा इसी साल, तो 9,000 डेफर्ड एक्सपेंस आ गए, ठीक है ना। फिर मशीनरी वाला पॉइंट अच्छा कह रहा है, मशीनरी की रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 3 साल, रिलायजेबल वैल्यू मशीन की ईयर एंड पे 165 है, तो ओपनिंग में तो 180 है और 165 एनआरवी है, तो मैं बैलेंस शीट में 165 दिखाता, एक बार के लिए कुछ आगे ना लिखा होता तो मैं 15,000 की डेप्शन दिखाता, पर उसने क्या बोला 5,000 का खर्चा भी लगेगा टू रिलाइज द सेम, तो उसकी करेक्ट एनआरवी, करेक्ट एनआरवी क्या होती है बेटा, बेचने पे कितने पैसे मिलेंगे, तो वो क्या होता है, बिकेगा 165 में
पर 5,000 का खर्चा भी तो लगना है, तो हमारा कितना हो गया 160 होगी ना करेक्ट एनआरवी। 160 इज द करेक्ट एनआरवी। तो अगर 160 करेक्ट एनआरवी है तो 180 आपके पास दिख रही है, तो 160 पे लाने के लिए कितनी डिडक्शन होगी 180 माइनस 160 20,000। ठीक है ना। या अगर आप बोलोगे 15 की डिडक्शन तो 5 का खर्चा अलग भी तो आएगा, फिर 15 की डालोगे तो 5 का खर्चा, तो इसलिए क्या करेक्ट एनआरवी क्या, एनआरवी क्या होती है, आप टू भी पढ़ते हैं बाकी जगह पढ़ते हैं, बेचने पे कितने पैसे आपकी पॉकेट में आएंगे, तो बिकेगा कितने माइनस जो खर्चा लगेगा डिस्पोजल का। तो एनआरवी करेक्ट कितनी है 160, तो 180 माइनस 160 इज 20,000। फिर जो ट्रेड रिसीवेबल है उसमें तो 5,000 एक्सपेक्टेड टू बी अनरिलाइजेबल है, तो वो 5,000 बैड डेट का नुकसान आ जाएगा, तो बैड डेट हो जाएंगे 5,000 बिल्कुल डले हुए। देखो बैंक ने पेनल्टी भी चार्ज करी है 2500 की फॉर क्रॉसिंग द ओवरड्राफ्ट लिमिट, तो ये 2500 की पेनल्टी का खर्चा भी आ जाएगा। ठीक है जी। लेंडर एग्रीड टू फॉरगो 50% ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज फॉर द ईयर, कह रहा है जो आपका लोन है उसका 50% इंटरेस्ट फॉरगो कर रहे हो, तो लोन कितने का था 40 का, इसका 8% ब्याज कितना बनता है 40,000 का 8% 3200। कहता है वो हमें क्या कह रहे हैं 50% हम फॉरगो कर देंगे, तो मुझे कितना ही देना पड़ेगा सर 50% 1600। 50% लोन माफ कर दिया, कई बार होता है बोलते हैं एक्स्ट्रा देना पड़ेगा लोन जल्दी क्लोज करोगे, तो वो ये नहीं बात कर रहा, वो कह रहा है वो 50% माफ कर रहे हैं, मतलब इस साल का जो इंटरेस्ट है 50% फॉरगो कर दिया, तो मैं आधा ही देना है, तो आधा ही आ गया 1600 इंटरेस्ट। ठीक है ना। और फिर फर्म इज एक्सपेक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 4,000 फ्रॉम अ क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ फुल एंड फाइनल, ये फायदा हो गया, ये फायदा हो गया, क्योंकि आप क्रेडिटर को जब सेटल जल्दी करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो ये फायदा है, तो बाय डिस्काउंट। बेटा फायदा हो नुकसान हो सब आएगा, यहाँ पे ये मत सोचना कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस लगाना है नुकसान ही रिकॉर्ड करने फायदे नहीं, ये तब बन रहा है जब किताबें आपका गोइंग कंसर्न के असम्पशन वैलिड नहीं है, तो सारी चीजें किस पे आती है एनआरवी पे बैलेंस शीट में, तो उसकी वजह से ही यहाँ पे पीएल में सारे फायदे नुकसान आ जाते हैं, तो ये नेट प्रॉफिट आपकी बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा जी, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास बड़ा सा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रहा है जेड लिमिटेड की 31 मार्च 2024 की, जिसमें क्या क्या चीजें दे रहा है 4 लाख इक्विटी शेयर से 10 वाले, कैपिटल ऑफ रेवेन्यूज ऑफ सिक्योरिटी पीएनएल इन्वेस्टमेंट, बायबैक का क्वेश्चन बेटा 20% बायबैक कर रहे इक्विटी शेयर 15 रुपए में 1 अप्रैल को, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट है, कंपनी ने रेजोल्यूशन भी पास कर लिया, इसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट 40 लाख वाली को बेचा है 32 में। बड़ा आसान क्वेश्चन है, एंट्री मांग रहे यार, 3 टेस्ट कंडीशन वगैरह होती तो मजा भी आता, ये क्वेश्चन क्या पूछने वाली बात है, तो बोनस नंबर है 4 हमारे, हाँ बिल्कुल बेटा बोनस नंबर है। अब इस केस के अंदर आप देखो सिंपल सी बात बोलो, 4 लाख टोटल शेयर है, तो 4 लाख का 20% बना 80,000 शेयर, हमने इतने बायबैक करने हैं, कितने 15 रुपए में, जबकि फेस वैल्यू 10 है, तो बाकी 5 प्रीमियम बायबैक। अच्छा सबसे पहले हमेशा एंट्री किसकी डालते पैसे आने की, तो 40 लाख की इन्वेस्टमेंट को 32 में बेचा, तो बैंक में कितने आए 32 लाख, इन्वेस्टमेंट कितने का मुझे 40 लाख, तो लॉस आ गया 8 लाख का। ठीक है जी। फिर हमारे पास अब इक्विटी शेयर बायबैक करने तो पहले ड्यू की एंट्री, 80,000 शेयर है, 10 रुपए वाला देने 15 है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा 80,000 इंटू 10 8 लाख, एक्स्ट्रा कितना प्रीमियम बायबैक 5 रुपए, टोटल कितना देना है 15 रुपए के हिसाब से 12 लाख, ये पे करोगे तो इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। अच्छा ये प्रीमियम बायबैक को राइट ऑफ करेंगे किससे सिक्योरिटी प्रीमियम से, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है यस, तो 6 लाख पड़ा है, 4 लाख करना है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक 4 लाख, या सीआरआर में जाएगा यस, कोई फ्रेश इशू तो करा नहीं शेयर का। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कितने का फेस वैल्यू कितनी है 8 लाख, तो 8 लाख का क्या बनेगा सीआरआर, और वो सीआरआर किससे बन जाएगा बेटा कैपिटल रिजर्व से बन नहीं सकता, तो रेवेन्यू रिजर्व से बना दो या पीएनएल से बना दो, वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम से भी बन सकता है, हमारा इंस्टीट्यूट करता नहीं, अलग बात है, तो रेवेन्यू रिजर्व या पीएनएल से कर दो, कैपिटल रिजर्व तो फ्री रिजर्व नहीं है, तो आप पीएनएल टू सीआरआर कर दिया उन्होंने 8 लाख, या आप रेवेन्यू रिजर्व भी लिख सकते थे, एक ही बात है। ठीक है ना। वो पीएनएल से करा हुआ है, वो आप किससे कर सकते थे अपने पास में रेवेन्यू रिजर्व या पीएनएल टू सीआरआर कर दीजिए कैपिटल रिडक्शन, जितनी फेस वैल्यू का अपने बायबैक है कोई फ्रेश इशू था नहीं। क्या ये क्वेश्चन आसान था सर बोनस नंबर से। ठीक है ना। अच्छा जी कमिंग टू द लास्ट आपके पास पार्ट, गिव जर्नल एंट्रीज विद नरेशंस इन द बुक्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ बिजनेस एंटिटी टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग, तो ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ गया, एंट्रीज है बेटा इंडिपेंडेंट ब्रांच की है, तो आसान वाला पार्ट है। ठीक है ना। एंट्रीज ही मांग रहा है, कितने केसेस है 6 केसेस है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, कमीशन इनकम ऑफ 7500 एलोकेटेड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस है, बट नो एंट्रीज पास इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या कह रहा है,
यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि हमारे पास में कमीशन की इनकम ब्रांच को एलोकेट करी, किसकी एंट्री से, ब्रांच की, और हमने अभी तक एंट्री नहीं डाली, तो क्या डालेंगे, जैसे खर्चे की एंट्री होगी खर्चा टू एचओ, तो इनकम की एंट्री होगी एचओ टू इनकम, तो एचओ टू कमीशन आ जाएगा, एचओ टू कमीशन इनकम आ गई 7500। भाई हमने अपनी किताब में कमीशन की इनकम रिकॉर्ड करनी है तो इनकम क्रेडिट करेंगे, और आपके पास किससे लेने एचओ से, तो एचओ टू इनकम आ गया। हेड ऑफिस ने पे करे 12,000 डायरेक्टली टू वन ऑफ द ब्रांच के सप्लायर को। इंटीमेशन इज रिसीव्ड बाय ब्रांच ऑन रिकंसिलिएशन ऑफ द बैंक स्टेटमेंट ऑफ द ब्रांच विद इट्स बुक्स। कहते हैं हेड ऑफिस ने हमारे किसी क्रेडिटर को सीधा पैसे दे दिए, हमें पता चला आप जब रिकंसिलिएशन करी, बेटा हमारे क्रेडिटर को उन्होंने पे किया, तो हमारा क्रेडिटर अगर हम खुद पे करते तो क्रेडिटर टू बैंक होता, और उन्होंने पे करा तो हम क्या डालेंगे, क्रेडिटर टू एचओ, सप्लायर टू एचओ, क्योंकि उन्होंने पे किया, और उन्होंने क्या डाला होगा, ब्रांच टू बैंक। तो एंट्री क्या की, क्रेडिटर टू एचओ या सप्लायर टू एचओ लिख दीजिए 12,000। फिर रिमिटेंस ऑफ 85,000 सेंट बाय ब्रांच टू एचओ बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय एचओ टिल डेट। तो ब्रांच ने एचओ को पैसे भेजे, उन्हें नहीं मिले, तो कैश इन ट्रांजिट, एंट्री कौन डालेगा, ब्रांच के एचओ, सर एचओ डालेगा, रिसिपिएंट डालता है वो डालेगा ना एंट्री, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, ब्रांच क्या डालेगी, नो एंट्री, ब्रांच थोड़ा डालेगी, तो नो एंट्री इन ब्रांच बुक्स, ब्रांच तो ऑलरेडी जो पैसा भेजा एंट्री डल चुकी है। इन ट्रांजिट की एंट्री में से कौन डालता है, इंटेंडेड रिसिपिएंट, जिसको भेजा जा रहा है, जिसको भेजा जा रहा है, तो इसकी एंट्री कौन डालेगा, एंट्री एचओ डालेगा। नो एंट्री लिखने के भी सर नंबर है, क्या बात है, नो एंट्री लिखने का भी 1 नंबर मिल रहा है हमें, ठीक है ना। अगला, ब्रांच ने पे करे 9800 एज सैलरी टू एचओ एम्प्लॉय बट अमाउंट पेड हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी। तो बेटा यहाँ पे करेक्ट एंट्री क्या थी, बहुत बार कर चुके हैं, ब्रांच ने एचओ के एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, तो हमें एंट्री डालनी थी एचओ टू बैंक, भाई हमारा एम्प्लॉय थोड़ी ना है, हमारे अकाउंटेंट ने गलत एंट्री क्या कर दी, हमारे अपनी सैलरी को डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफाइंग क्या हो जाएगी सर, एचओ टू सैलरी, रेक्टिफाइंग क्या हो जाएगी, एचओ टू सैलरी 9800, ठीक है ना। फिर ब्रांच ने फर्नीचर खरीदा 18,000 रुपए का थ्रू चेक, बट फर्नीचर अकाउंट वाज रिटेन्ड इन एचओ बुक्स, नो एंट्री हैज येट बीन पास। कहता है खरीदा फर्नीचर ब्रांच ने चेक के थ्रू, बट फर्नीचर रिटेन किसकी बुक्स में है, एचओ में, तो अकाउंट बीइंग मेंटेन्ड बाय एचओ, अकाउंट बीइंग मेंटेन्ड बाय एचओ है, और अभी तक कोई एंट्री हमने डाली, तो पेमेंट हमने करी है तो टू बैंक आएगा, पर फर्नीचर को नहीं करेंगे ना डेबिट, फर्नीचर तो एचओ की बुक्स में होना है, तो एचओ टू बैंक हो जाएगा एक प्रकार से, एचओ टू बैंक 18,000। हम फर्नीचर इसलिए डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि अकाउंट कहाँ पड़ा है, एचओ के पास में, फिक्स एसेट अकाउंट यहाँ हम मेंटेन करते तो हम सीधा फर्नीचर बैंक करते, वो मेंटेन करने तो फर्नीचर मेरे पास डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है ना। और एचओ क्या डालेगा, ब्रांच फर्नीचर टू ब्रांच, एचओ डालेगा ब्रांच फर्नीचर टू ब्रांच, ठीक है ना। ब्रांच ने इंकर करे 5500 के खर्चे ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ द हेड ऑफिस, दिस ट्रांजैक्शन वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांचेस के बिहाफ पे खर्चा किया, तो खर्चा करते हैं हमारा खुद का खर्चा होता है एक्सपेंस टू बैंक, एचओ के बिहाफ पे करते हैं एचओ टू बैंक, दूसरी ब्रांच के बिहाफ पे करते हो तो ब्रांच टू बैंक करेंगे, दूसरी ब्रांच का नाम लिखेंगे, ना 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 सर आपने हमेशा सिखाया है जब एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के लिए करते रूटिंग हमेशा थ्रू एचओ होती है। हमारी ट्रांजेक्शन चाहे एचओ से हो रही है चाहे हमारी ट्रांजेक्शन दूसरी ब्रांच से हो रही है, हम अपनी किताब में क्या ही करेंगे, हम एचओ का ही खाता खोलेंगे, तो एंट्री क्या आएगी, एचओ टू बैंक, हमारा खर्चा होता है एक्सपेंस टू बैंक, दूसरी ब्रांच के लिए इंकर किया या एचओ के लिए इंकर किया तो एचओ टू बैंक, सिंपल, तो उसके लिए आ गया, ठीक है ना। विद दिस आपके पास बेटा सारे का सारा जो पीवाईक्यू था जैन 25 का वो आपके पास मैंने पूरे का पूरे डिस्कस कर दिया, होपफुली आपको कहीं भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। ऑब्वियसली एक पेस थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं क्योंकि ये भी कि आपको चीजें आती तो है, आपको कम समय में फटाफट से चीज को करना होता है, देखना होता है अच्छा कौन सा पॉइंट हमारा गलत हो रहा था, कौन सा मिस हो रहा था, एक आधी जगह एरर भी थे वो भी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ में। एंड इसके बाद पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाता है, आप लोग अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। जैसे मैंने बोला सुपरविजन मैराथन वीडियोस की आप लोगों के पास में बेटा जो है पूरी प्लेलिस्ट गिवन है, आरटीपी पीवाईक्यूज की जो वीडियो है, केस स्टडीज की वीडियो सारी आपके पास गिवन इन द प्लेलिस्ट जो मेंशन बिलो है, आप उससे अपनी तैयारी एक लेवल और ऊपर लेके जाइए। मेरी ब्लेसिंग्स और बेस्ट विश तो हमेशा ही आप बच्चों के साथ में रहती है, और जो बच्चे मेरे से रेगुलर बैच या फास्ट ट्रैक बैचेज में पढ़े हैं उन बच्चों का जो रिस्पेक्टिव ट्रैकर है उसके अंदर मैं इसको इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, बेसिकली जो पीडीएफ फाइल वगैरह वो वहां पे डाल दूंगा। बाकी बच्चे ऑब्वियसली आईसीए की वेबसाइट से आपके पास इजीली पीडीएफ फाइल मिल जाती है, वहां पे पड़ी है, ठीक है ना, आईसीए के पोर्टल पे, तो वो मैं वहां पे अपडेट कर दूंगा फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जो हमारे से पढ़ रहे हैं, उनका आरटीपी एमटी वाला फोल्डर एक बना हुआ है, ठीक है ना, और उनके साथ जो ट्रैकर वगैरह भी है उसमें मैं अपडेट कर दूंगा, सो डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है ना। ध्यान रखिए अपना, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है, डटे रहना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एग्जाम अच्छे तरीके से क्लियर करके दिखाओगे। मेरी बेस्ट विशेष आप बच्चों के साथ में, तो लव यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय,
खुश रहे, स्वस्थ रहे और सीखते रहे। बाय बाय बेटा, बाय बाय।